Hello students, I am Pooja and welcome back to your own YouTube channel आशीष तिवारी। आज का वीडियो इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम फोकस्ड वीडियो होने वाला है। स्टूडेंट्स, अब एग्ज़ाम दूर नहीं है और हम सब जानते हैं कि DU सोल के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में वही चीज़ें आती हैं जो हम स्मार्ट स्टडी से करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसीलिए आज की जो वीडियो है आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, जिनके डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने कोई भी रैंडमली नहीं उठाए हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेसिस पर इन्हें केयरफुली सेलेक्ट किया गया है। अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया तो मान लो आपका 80 to 90% जो पेपर है वो यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, आपको और किसी वीडियो की नीड नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैनी मोर वीडियोज़ आर कमिंग योर वे। और हाँ, इस वीडियो में आपके लिए एक स्पेशल गिव अवे ऑफर भी है आप सबके लिए। वीडियो के बीच में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और जो भी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस का सबसे सही और जल्दी आंसर देगा उनको मिलेंगे स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और ये विनर्स निकलते ही हम इन्हें तुरंत जो है अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर अनाउंस कर देंगे। तो आज की जो वीडियो है उसको पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, आपके लिए 100% फ्री लेक्चर सीरीज़ है। लेकिन अगर आपको इन्हीं लेक्चर सीरीज़ के 100 जो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनका पेड वर्जन भी अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो आप जो है उसके बेसिस पर नोट्स को परचेज कर सकते हो। ठीक है, ओनली 50 रुपीज़ जो है आपका हर एक का प्राइस रहेगा। तो स्टूडेंट्स, अब वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को, स्टार्ट करते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस एंड स्ट्रेटजीज से। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर सोर्सेज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। कौन कौन से मेजर सोर्सेज और डिटर्मिनेंट्स हैं भारत की इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ दीज सोर्सेज। इन सोर्सेज का कितना बड़ा रोल है हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में। ठीक है, एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल लेगेसीज शेप इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, तो देखो इस चैप्टर वाइज वीडियोस के अंदर ये सारा का सारा ऑलरेडी जो है मैं बता चुकी हूँ। तो आपने क्या करना है, चैप्टर वाइज वीडियोस को देख लो। ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं है, छोटी छोटी वीडियोस हैं। ठीक है, वहाँ से आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। एक बार लर्न कर लिया, फिर क्वेश्चंस को ध्यान से सुन लो, 2 बार रिविजन हो जाएगी, परफेक्ट है। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे। जो फॉरेन पॉलिसी है उससे रेफर्स टू द पॉलिसी जिसकी वजह से नेशन जो है अपने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल रिलेशन को दूसरी कंट्रीज़ के साथ मेंटेन करके रखता है। जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है वो प्रिंसिपल्स ऑफ पीस, कोएग्जिस्टेंस, नॉन अलाइनमेंट एंड द स्पिरिट ऑफ वासुदेव कुटुंबकम से चलती है। यानी कि पूरी दुनिया एक फैमिली है, इसलिए हमने लड़ाई नहीं करनी है, कोएग्जिस्ट करना है एक दूसरे के भले के लिए। ठीक है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इट हैज़ बीन प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्टोरिकल हेरिटेज। हिस्टोरिकल हेरिटेज से, हमारी हिस्ट्री से हम काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, सिविलाइजेशनल वैल्यूज से, द फ्रीडम मूवमेंट, जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। कलेक्टिवली ये जो एलिमेंट्स हैं इन्होंने मिलकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाया है, आइडियलिस्टिक भी और प्रैग्मेटिक कैरेक्टर भी। ठीक है, प्रैग्मेटिक मीन्स प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल कैरेक्टर बनाया है। इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज। हिस्टोरिकल हेरिटेज में हम सबसे पहले देखेंगे कि एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस का हमारी फॉरेन पॉलिसी पर क्या असर रहा है। एंशियंट टाइम से इंडिया जो है एक बहुत बड़ा प्रोपोनेंट रहा है पीस और टॉलरेंस का। ठीक है, यानी कि हमने हमेशा शांति रखी है और सहन करने की कोशिश की है। जो हमारे अशोका एम्परर थे उन्होंने वॉर को रिनॉन्स किया और एम्प्रेस द धामा पॉलिसी। ठीक है, धामा पॉलिसी क्या होता है, देखो धामा पॉलिसी के अंदर अशोका ने कुछ रूल्स बनाए थे, कुछ एथिक्स और मोरल बनाए थे, जहाँ से लोग जो है पीसफुली रह सके और एक दूसरे की इज्जत कर सके। ठीक है, तो कुछ मेन आइडियाज़ थे अशोका की धामा पॉलिसी के कि भाई नॉन वायलेंस और पीस रखना है, बड़ों की, बूढ़ों की और टीचर्स की, पेरेंट्स की इज्जत करनी है, काइंडनेस करनी है एनिमल्स और ह्यूमंस की तरफ, रिलीजियस टॉलरेंस होनी चाहिए और सभी रिलीजन्स की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ऑनेस्टी, कंपैशन एंड गुड बिहेवियर, अवॉइडिंग अननेसेसरी वॉर्स एंड क्रूअल्टी।
ठीक है। अशोका ने ये जो आइडियाज़ हैं इनको स्प्रेड किया रॉक और पिलर एडिक्ट्स की तरफ से, इंस्क्रिप्शंस की तरफ से, और ऑफिशियल्स उन्हें धामा महात्मा राज की भी कहते थे। तो धामा पॉलिसी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो अशोका ने बनाए थे ताकि लोग हारमनी और पीस के अंदर रह सके, ठीक है। एंड कन्वेड मैसेजेस ऑफ पीस टू द वर्ल्ड, दुनिया में पीस का जो है वो एक प्रचार उन्होंने किया, ठीक है। देखो, प्रोपोनेंट का मतलब होता है सपोर्ट करना, एक ऐसा इंसान जो कि पीस को और टॉलरेंस को सपोर्ट करे, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली जो मॉडर्न इंडिया है वो भी डायलॉग को प्रायोरिटाइज करता है एंड डिप्लोमेसी को प्रायोरिटाइज करता है वॉरफेयर से, ठीक है। यहाँ से जो इंडिया की इमेज है वो पीस लविंग नेशन पे बनी है। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉलोनियल एक्सपीरियंसेस, इंडिया जो है ब्रिटिश रूल के अंदर 200 सालों से रहा है, बहुत लंबे पीरियड तक, और उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा झेला है। एज ए रिजल्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है एक्टिवली कॉलोनियलिज्म को अपोज करता है, इंपीरियलिज्म को अपोज करता है, एंड इंडिया ऑल्सो एक्सटेंड्स इट्स सपोर्ट टू द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, ठीक है। तो जिनको भी नहीं पता, देखो कॉलोनियलिज्म होता है जहाँ पर एक देश दूसरे, जो कि एक पावरफुल देश दूसरे नॉट सो पावरफुल देश पर जो है अपना कब्जा कर ले, जैसे यूनाइटेड किंगडम ने भारत पर किया। इंपीरियलिज्म जो है वो एक पॉलिसी या फिर आइडिया होता है जो कि कंट्री की पावर को पूरी जो है सभी के ऊपर फैला देता है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री कंट्रोल के लिए, ठीक है। एक जो कंट्री है वो दूसरी जगह को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो कंट्रोल करती है उसे जो है इंपीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। आइडियोलॉजी ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, जो इंडिया की फ्रीडम मूवमेंट है उसे ग्राउंड किया गया था इन प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड डेमोक्रेसी से। जो आइडिया थे महात्मा गांधी के वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। कॉन्सिक्वेंटली जो भारत है वो बहुत बड़ी एम्फेसिस डालता है पीसफुल मीन्स पर फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। इवोल्यूशन ऑफ द पंचशील प्रिंसिपल्स, पंचशील प्रिंसिपल्स जो है इंडिया और चाइना ने अडॉप्ट किए थे 1954 के अंदर। इन प्रिंसिपल्स, दीज प्रिंसिपल एनकम्पास्ड कॉन्सेप्ट्स सच एज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेंटी, कि भाई कोई देश अपने आप में क्या कर रहा है हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हम उसमें बीच में नहीं पड़ेंगे, एंड नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। दिस वॉज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल एंड एथिकल इथोस, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, कोल्ड वॉर एरा के दौरान इंडिया ने जो है पावर ब्लॉक के साथ ज्वाइन करने से मना कर दिया। पंडित नेहरू जो है उन्होंने चैंपियन द नॉन अलाइंड वुमेन, उन्होंने नॉन अलाइंड वुमेन को अपनाया, ठीक है। अब नॉन अलाइंड मूवमेंट क्या थी? देखो, नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंदर कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज आती थी जिन्होंने डिसाइड किया मिलके कि हम किसी भी दो पावरफुल ब्लॉक को नहीं जो है सपोर्ट करेंगे। एक तरफ तो यूनाइटेड स्टेट था और एक तरफ सोवियत यूनियन था जिसके अंदर रशिया सबसे बड़ा जो है लीडर था, ठीक है। तो कंसिक्वेंटली इंडिया जो है उन्होंने सक्सीड रहे, वो सक्सेसफुल रहे एक इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी को मेंटेन करने में, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ वर्ल्ड पीस, भारत जो है, भारत हैज़ कंसिस्टेंटली एडवोकेटेड फॉर ग्लोबल पीस एंड डिसआर्ममेंट। भारत जो है हमेशा ग्लोबल पीस और डिसआर्ममेंट में विश्वास रखता है। विद इन द यूनाइटेड नेशंस टू, इंडिया हैज़ प्रायोरिटाइज्ड द पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। यूनाइटेड नेशंस के साथ भी भारत का हमेशा प्रायोरिटी रहा है कि हम कोएग्जिस्टेंस करें पीसफुली। ये जो पर्सपेक्टिव है, ये लेगेसी है भारत की हिस्ट्री की और सिविलाइजेशन की। द इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशनल एंड कल्चरल हेरिटेज, द स्पिरिट ऑफ वासुधैव कुटुंबकम, इंडियन सिविलाइजेशन इज फाउंडेड अपॉन द प्रिंसिपल, इंडिया की जो फाउंडेशन है वो है कि पूरी दुनिया एक फैमिली है। इसी रीज़न की वजह से इंडिया जो है वो ग्रेट इंपॉर्टेंस डालती है ग्लोबल ब्रदरहुड पर और इंटरनेशनल कोऑपरेशन पर इन इट्स फॉरेन पॉलिसी। इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस, टॉलरेंस एंड कोएग्जिस्टेंस। इंडियन कल्चर हैज़ हिस्टोरिकली बीन कल्चर कैरेक्टराइज्ड, इंडिया का कल्चर एक ऐसा कल्चर है जो कि कोएग्जिस्टेंस ऑफ डाइवर्स रिलीजन्स एंड ट्रेडिशंस पर जो है कैरेक्टराइज करता है, कोएग्जिस्ट करता है। कंसिक्वेंटली भारत जो है उसे कंसिस्टेंट जो है रिस्पेक्ट मिली है उसकी सॉवरेंटी और इंडिपेंडेंस ऑफ अदर नेशंस के बेसिस पर। इंडिया हैज़ नेवर परस्यूड अ एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब कुछ बच्चे पूछेंगे एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी क्या होती है? देखिए, एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर कंट्रीज जो है अपनी पावर, टेरिटरी और इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करती है, यानी कि एरिया, रीजन को बढ़ाने की कोशिश करती है। बुद्धिज़्म एंड कल्चरल टाइज, एंशियंट टाइम के दौरान बुद्धिज़्म जो है वो इंडिया से और भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ तक फैला एशिया के अंदर। ये जो प्रोसेस है इसने इंडिया के कल्चर को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया इन नेशंस के साथ। आज भी इंडिया जो है रीइंफोर्स करता है ऐसी रिलेशनशिप्स को थ्रू द मीडियम ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। द इन्फ्लुएंस ऑफ योगा एंड इंडियन कल्चर,
इंडिया हैज़ कार्व्ड आउट अ डिस्टिंक्ट ग्लोबल आइडेंटिटी, इंडिया की एक डिस्टिंक्ट ग्लोबल आइडेंटिटी बनी है फॉर इट सेल्फ थ्रू द मीडियम्स ऑफ योगा, आयुर्वेदा एंड इंडियन फिलोसफी. इंटरनेशनल योगा डे स्टैंड्स एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस कल्चरल पोटेंसी. ठीक है, दिस हैज सिग्निफिकेंटली बोल्स्टर्ड द इंडिया सॉफ्ट पावर, ऑपोजिशन टू रेसिज्म एंड अपार्थाइड. ठीक है, तो ओपोजिशन, एक तो रेसिज्म के ऊपर, कास्ट और जेंडर के बेसिस पर जो है ओपोजिशन करते थे वो लोग कि हम ऐसा नहीं करेंगे. कि अपार्थाइड, अपार्थाइड क्या होता है, साउथ अफ्रीका के अंदर काले और गोरे लोगों के बीच में कुछ लॉज बनाए गए, मतलब बहुत उनके साथ गलत किया गया. काले लोगों के साथ गोरे लोगों को ऊपर मानते थे, काले लोगों को नीचे मानते थे, तो उसे अपार्थाइड सिस्टम कहते थे. तो जो इंडिया है वो रेसिज्म और अपार्थाइड दोनों को अपोज करता है. इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो हाई प्रीमियम वैल्यू देती है इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी को. इसी कारण की वजह से इंडिया जो है वॉइस फ्यूरियसली, मतलब कि फ्यूरियसली बहुत ही सख्त तरीके से अपोज करती है अपार्थाइड सिस्टम जो कि साउथ अफ्रीका में था. इंडिया हैज़ कंसिस्टेंटली चैम्पियनड द कॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द सोशल जस्टिस, एथिक्स एंड आइडियलिज्म. इंडिया का जो कल्चर है इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली ग्राउंडेड इन एथिकल वैल्यूज. कंसिक्वेंटली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है हैज़ अकॉर्डेड स्पेशल सिग्निफिकेंस टू द प्रिंसिपल ऑफ पीस, कोऑपरेशन एंड जस्टिस. दिस फाउंडेशन हैज़ एंडोव्ड इंडियाज फॉरेन पॉलिसी विद अ स्ट्रॉन्ग एथिकल basis. The role of geographical, economic and strategic determinants. India's geographical location. India जो है वो southern part of Asia के अंदर situated है, occupies a strategically significant position. हमारी एक बहुत ही significant position है due to Indian Ocean. ठीक है, इसके जो borders हैं वो several nations के साथ joined है. Consequently, maintaining a good relationship with neighboring countries has been essential. ठीक है, सिक्योरिटी इम्पेरेटिव्स, बॉर्डर डिस्प्यूट्स चाइना पाकिस्तान के जो है वो इंडिया को प्रॉम्प्ट करते हैं वो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए. इंडिया जो है डिफेंस कोऑपरेशन पर और भी ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही है. नेशनल सिक्योरिटी इमर्ज्ड एज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी. द नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. फॉलोइंग इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे यहाँ पे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की. इसी कारण की वजह से इंडिया ने जो है इकोनॉमिक टाइज काफ़ी ज़्यादा नेशंस के साथ कल्टीवेट की है, बनाई है और अच्छी रखी है. ये जो सिग्निफिकेंस है ट्रेड रिलेशन की वो इंटेंसिफाई करती है हमारी पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा को. Energy and commercial interest. India's energy requirements have bolstered its relations with the West Asian nations. इंडिया की जो एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट्स जो है चाहती है किस चीज़ को लेकर, bolstered its relations with Western Asian nations. The supply of oil and gas is of paramount importance to India. ऑयल और गैस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है भारत के अंदर. द सिक्योरिटी ऑफ मैरीटाइम ट्रेड रूट्स is also constitutes a vital component of its foreign policy. Participation in international organization. इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एक एक्टिव पार्टिसिपेंट्स रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का, ब्रिक्स का, G20 का और SAARC का. इन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद से इंडिया ने कंसोलिडेट किया है ग्लोबल स्टैंडिंग को, अपनी एक ग्लोबल स्टैंडिंग बनाई है, देयर बाय फोस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन. इवॉल्विंग ग्लोबल डायनामिक्स. नई नई चैलेंजेस जैसे कि ग्लोबल टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज और साइबर सिक्योरिटी जो है इंडिया की, इन्होंने भी इंडिया की जो इनको जो है इन्फ्लुएंस किया और एक नई डायमेंशन दी है हमारी नेशनल पॉलिसी को. इंडिया जो है अब नॉट मियरली एक रीजनल पावर ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर भी निकलता आ रहा है. कंक्लूजन. इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इट हैज़ इवोल्व्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टोरिकल, सिविलाइजेशनल, ग्राफिकल एंड इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सोर्स. इंडियाज कल्चरल हेरिटेज प्रोवाइडेड द फॉरेन पॉलिसी विद द फाउंडेशन ऑफ पीस, कोएग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, while national interest and global circumstances gave it a pragmatic form. Contemporary era के अंदर by striking a balance between idealism and realism, India is emerging as an influence and responsible nation in the global politics. ठीक है, critically analyze India's foreign policy from a realist perspective. realist की perspective से हमें इंडिया की foreign policy को criticize करना है, compare और contrast करना है liberalism and constructivism as theoretical framework for understanding India's policy. ठीक है, सबसे पहले लिबरलिज्म का मतलब समझते हैं. देखो, पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर लिबरलिज्म जो है एक आइडिया होता है कि जो कंट्री और उसके लोग हैं उन्हें कोऑपरेट करना चाहिए, फ्रीडम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए पीस और प्रोग्रेस के साथ. ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों को, पब्लिक को यहाँ से सपोर्ट किया जाता है डेमोक्रेसी को, ह्यूमन राइट्स को, फ्री ट्रेड को और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को. ठीक है, फिर हम चलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिविज्म. कॉन्स्ट्रक्टिविज्म एक आइडिया होता है कि लोगों का जो बिलीफ, कल्चर, आइडेंटिटी है वो लोग एक कंट्री के बिहेवियर को डिटरमाइन करता है. यानी कि
कंट्री के अंदर जो लोग रहते हैं वो क्या ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, उनके क्या कल्चर है, आइडेंटिटीज़ है, उसी से ही एक जैसे लोग बिहेव करेंगे वैसे ही कंट्री बिहेव करेगी। ठीक है, तो अब कॉन्स्ट्रक्ट लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म दिखाना है हमें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का, कि हमारा जो बिहेवियर है वो कैसे थ्योरी पर काम कर रहा है इन अंडरस्टैंडिंग इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स अडोप्टेड बाय नेशंस टू मैनेज इट्स नेशनल इंटरेस्ट। अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो नेशन बनाते हैं, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करने के लिए। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज़ बीन हिस्टोरिकली बीन एंकर्ड इन द principles of peace, coexistence and non-alignment and the balancing of national interest. Theoretical perspective जैसे कि realism, liberalism and constructivism are considered crucial for comprehending the notions of the India's foreign policy. ये जो perspective है ये elucidate करते हैं the nature and conduct the India's foreign policy in distinct ways. ठीक है, the realist perspective on India's foreign policy. रियलिस्ट परस्पेक्टिव से देखें तो फर्स्ट इज पैरामाउंट इंपॉर्टेंस टू नेशनल इंटरेस्ट। अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट परस्पेक्टिव, एवरी नेशन, हर एक नेशन जो है अपनी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रख के चलता है। ठीक है, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी सबसे ज़्यादा इम्फेसिस डालती है अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पर। इंडिया जो है खुद के रिलेशन चाइना और पाकिस्तान के साथ एक रिफ्लेक्शन दिखाती है उनके माइंडसेट का। ठीक है, कि जो हमारी चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो एक रिफ्लेक्शन हमारे इसी माइंडसेट का। ठीक है, पॉलिसी ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। रियलिज्म जो है रिगार्ड्स द बैलेंस ऑफ पावर अ फंडामेंटल पिलर। रियलिज्म कहता है कि जो फंडामेंटल पिलर है वो है बैलेंस ऑफ पावर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस, चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए इंडिया ने अपनी टाइज को यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया से और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन कर लिया है। इंडियाज पार्टिसिपेशन इन क्वाड स्टैंड्स एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रेटजी। एम्फेसिस ऑन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर पावर। जो रियलिस्ट परस्पेक्टिव है वो मिलिट्री, वो कहता है कि मिलिट्री माइट एज अ बेडरॉक ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। मिलिट्री जो है वे हमारी इंडिया का बेडरॉक है, यानी कि हमारा एक बहुत ही मजबूत हिस्सा है। इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन जो है एक्सेप्ट किया अपनी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर और न्यूक्लियर टेस्ट जो है 1998 के अंदर कंडक्ट किया था। ये जो मेजर्स हैं ये सिग्निफिकेंटली दिखाते हैं द बोलस्टर्ड इंडिया स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग। रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो है इट अकॉर्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस, वो स्पेशल सिग्निफिकेंस देती है अपनी पड़ोसियों के नेशंस को। हावेवर रिगार्डिंग मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया जो है रियलिस्ट अप्रोच पर चलती है। मेजर्स सच एज सर्जिकल स्ट्राइक एंड बॉर्डर सिक्योरिटी इनिशिएटिव सच एज एग्जाम्पल्स ऑफ दिस स्टांस। ठीक है, सर्व एज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस स्टांस। प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। रियलिज्म जो है वो रिकॉग्नाइज करता है द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक पावर। टू फोस्टर इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया ने जो है अपनी ट्रेड रिलेशन को एक्सपेंड किया है यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, गल्फ नेशंस के साथ। एनर्जी सिक्योरिटी जो है इमर्ज हुई है एक पाइवोटल ऑब्जेक्टिव विद इन द फॉरेन पॉलिसी। क्रिटिसिज्म ऑफ द रियलिस्ट अप्रोच। जो रियलिस्ट परस्पेक्टिव है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है देखना पड़ता है फॉर डाउन प्लेइंग द सिग्निफिकेंस ऑफ एथिक्स एंड आइडियल्स। अब एथिक्स और आइडियल्स तो है ही नहीं रियलिज्म के अंदर, तो उसको बहुत ज़्यादा डाउन प्ले किया गया है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इट हैज़ नॉट बीन प्रिडिक्टेड सोलिली ऑन पावर पॉलिटिक्स। ये सिर्फ जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो पावर पॉलिटिक्स पर भी नहीं, सिर्फ पावर पॉलिटिक्स पर नहीं है, बल्कि इट हैज़ ऑल्सो प्लेस्ड कंसिडरेबल एम्फेसिस ऑन पीस एंड कोऑपरेशन। लिबरल अप्रोच इन द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। फर्स्ट इज एम्फेसिस ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। लिबरलिज्म जो है इट पोइज दैट नेशंस कैन इस्टेब्लिश पीस थ्रू कोऑपरेशन एंड डायलॉग। बातचीत करके अगर सुलह हो सकती है तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं है। इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है यूनाइटेड नेशंस, सार्क से, ब्रिक्स से और G20 से बाय फोस्टिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। ठीक है, ग्लोबल पीस एंड कोएग्जिस्टेंस। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्पेशल एम्फेसिस डालती है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के अंदर। जो पंचशील प्रिंसिपल्स हैं एंड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट है वो एग्जाम्प्लीफाई करती है द लिबरल माइंडसेट। इंडिया हैज़ कॉन्स्टेंटली प्रायोरिटाइज डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। लिबरल थ्योरी के अकॉर्डिंग ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज जो है वो एक बहुत ही मतलब कि ट्रेड और इकोनॉमिक टाइज जो वो कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देती है, मिटिगेट कर देती है। इन द पोस्ट ग्लोबलाइजेशन एरा इंडिया हैज़ स्ट्रेंथन इट्स ट्रेड रिलेशन जो है बहुत सारे नेशंस के साथ हमारे अच्छे हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है एक इंटीग्रल कंपोनेंट बन गई है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स।
द लिबरल पर्सपेक्टिव अटैचेज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। जो लिबरल पर्सपेक्टिव है बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालता है ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी पर। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया चैम्पियंस डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इंडिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में चैम्पियन है। फर्दर मोर इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली अपोज्ड अपार्थाइड एंड colonialism, support for multilateralism. India has consistently supported multilateral institution and international laws. इंडिया ने हमेशा जो है सपोर्ट किया है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। अब मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, यानी कि जब बहुत सारी कंट्रीज जो है एक साथ मिलकर काम करती है किसी भी ग्लोबल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, ठीक है, तो इंडिया जो है इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और इंटरनेशनल लॉज को उन इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, इंडिया ने जो है कोऑपरेटिव अप्रोच अपनाया है, देयर बाय प्रमोटिंग इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। लिमिटेशंस ऑफ लिबरलिज्म, एक कॉमन क्रिटिसिज्म जो है लिबरलिज्म के खिलाफ लगाया गया है कि वो रियलिटी ऑफ पावर स्ट्रगल्स को छोड़ देता है। इंडिया ने जो है काफ़ी ज़्यादा ओकेजन्स पर इट हैज़ बीन कंपेल्ड टू टेक फर्म मेजर्स टू सेफगार्ड इन सिक्योरिटी। सिक्योरिटी को सेफगार्ड करने के लिए हमें कभी सख्त डिसीजंस लेने पड़े हैं। कंसिक्वेंटली एक प्योर लिबरल पर्सपेक्टिव जो है वो काफ़ी नहीं है, ठीक है। हमें रियलिस्ट भी चाहिएगा, हमें हमारा एथिकल भी चाहिएगा, ठीक है। द कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। फर्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर। कंस्ट्रक्टिविज्म के हिसाब से एक नेशन की जो फॉरेन पॉलिसी है वो उसके आइडेंटिटी और कल्चर से बनती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब बताया था कि एक ऐसी थ्योरी जहाँ पर एक कंट्री जो है, एक कंट्री के बिहेवियर को उनके आइडियाज़, बिलीफ और आइडेंटिटी के बेसिस पर पहचाना जाता है। तो एक जो नेशन की फॉरेन पॉलिसी है वो उसकी आइडेंटिटी और कल्चर से बनती है। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी हमारी वैश्वधामा कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली से बनी हुई है, नॉन वायलेंस एंड टॉलरेंस से। दिस हैज़ फोस्टर्ड अ ग्लोबल इमेज ऑफ इंडिया एज अ पीस लविंग नेशन। द इम्पैक्ट ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज, इंडिया का जो कॉलोनियल एक्सपीरियंस है और जो फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी फॉरेन पॉलिसी पर। इसीलिए इसी कारण की वजह से इंडिया जो है वो कंसिस्टेंटली अपोज करती है कॉलोनियलिज्म को और अपार्थाइड को। ये जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस है कि इंडिया को इंस्पायर करते हैं टू अडॉप्ट एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। द रोल ऑफ आइडियाज एंड वैल्यूज, कंस्ट्रक्टिविज्म पोइट्स दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट सोलिली प्रिडिक्टेड ऑन पावर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है सिर्फ पावर के ऊपर प्रिडिक्टेड नहीं होता है, रादर आइडियाज एंड वैल्यूज ऑल्सो प्ले अ क्रूशियल रोल। आइडियाज और वैल्यूज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इंडिया हैज़ प्रायोरिटाइज्ड ग्लोबल पीस, इंडिया ने ग्लोबल पीस को प्रायोरिटाइज किया है, डिसआर्मेंट एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, ठीक है। यहाँ से जो है हमारी एथिकल डायमेंशन, दिस अंडरस्कोर्स द एथिकल डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। सॉफ्ट पावर एप्लीकेशन, इंडिया ने अपनी सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथ किया है ग्लोबली थ्रू द मीडियम ऑफ योगा, आयुर्वेदा, बुद्धिज्म एंड इंडियन कल्चर। इंटरनेशनल योगा डे जो है एक प्राइम एग्जाम्पल है इसका। ऐसे इनिशिएटिव्स की मदद से इंडिया जो है अपने कल्चरल डिप्लोमेसी को प्रमोट कर रही है। बिल्डिंग एन इंटरनेशनल इमेज, इंडिया जो है वो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटिक नेशन बताता है। दिस आइडेंटिटी सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंसेस इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इसीलिए इसी की वजह से जो हमारा ये रिस्पॉन्सिबल और डेमोक्रेटिक नेशन का एक जो हमारा है कि भाई हम ऐसे लोग हैं, तो उसी से हमारी इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो शेप होते हैं। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंडिया जो है स्ट्राइव्स टू सर्व एज द वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशंस। लिमिटेशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना पड़ रहा है फेस फॉर फेलिंग टू अकॉर्ड सफिशिएंट इंपॉर्टेंस टू पावर डायनामिक्स एंड मिलिट्री फैक्टर्स। कंस्ट्रक्टिविज्म को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा क्योंकि उन्होंने सफिशिएंट इंपॉर्टेंस नहीं दी पावर डायनामिक्स और मिलिट्री को। ये क्या बात हुई कि लोगों का कल्चर, हेरिटेज वो एक कंट्री की बात शेप करेगा? अरे भाई, मिलिट्री पावर और पावर डायनामिक की भी तो कोई नाम की कोई चीज़ होती है ना। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, national security and strategic interest frequently assume greater significance. Therefore, constructivism alone cannot provide a comprehensive explanation. In conclusion, to comprehend India's foreign policy, all three perspectives, realism, liberalism, constructivism are crucial. ठीक है, realism नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी को जो है प्रायोरिटाइज करता है। लिबरलिज्म एम्फेसिस डालता है कोऑपरेशन और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, और कंस्ट्रक्टिविज्म हाईलाइट करता है इंडिया की कल्चरल आइडेंटिटी को और एथिकल वैल्यूज़ को एज अ प्राइम फैक्टर। रियलिटी के अंदर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो सिंथेसिस है इन ऑल दिस पर्सपेक्टिव के, रियलिज्म, लिबरलिज्म और कंस्ट्रक्टिविज्म के। वाइल
वाइल सेफ गार्डिंग इट्स सिक्योरिटी एंड नेशनल इंटरेस्ट, अपनी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते हुए भारत जो है साइमल्टेनियसली अकॉर्ड करता है सिग्निफिकेंट वैल्यू टू पीस, कोऑपरेशन एंड कल्चरल ईथोस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड? देखो मल्टीपोलर वर्ल्ड क्या होता है, देखो एक ऐसी दुनिया जहाँ पर पावर जो है कंट्रीज़ के बीच में इक्वली डिवाइड की गई है, शेयर की गई है, ठीक है, इक्वली नहीं लेकिन पावर को जो है बेसिकली डिवाइड किया गया है। एक्सप्लेन इंडियाज अप्रोच टू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ अ मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर। हाउ हैव ग्लोबल पावर इक्वेशन शिफ्टेड ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स? ग्लोबल पावर कैसे शिफ्ट हुई है एंड वाई इज दिस सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? चलिए भाई, अ मल्टीपोलर वर्ल्ड रेफर्स टू एन इंटरनेशनल ऑर्डर जहाँ पर पावर जो है वो सिर्फ किसी एक या दो नेशन के हाथ में नहीं होती, बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मल्टीपल पावर्स के अंदर। इस सिस्टम के तहत बहुत सारी एंटिटीज़ जैसे यूएस, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन और भारत जो है बहुत बड़ा रोल निभाती है ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और सिक्योरिटी के अंदर। पिछले कुछ सालों में जो ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, बदलाव आए हैं। एक मल्टीपोलर ऑर्डर जो है आज इमर्ज कर रहा है और प्रीवियसली डोमिनेंट यूनिपोलर सिस्टम को रिप्लेस कर रहा है। इस बैकड्रॉप के खिलाफ इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इवॉल्व हो रही है और भी ज़्यादा प्रोएक्टिव, बैलेंस्ड और स्ट्रेटेजिकली ओरिएंटेड टुवर्ड्स एंगेजमेंट के अप्रोच से। शिफ्ट्स इन द ग्लोबल पावर इक्वेशन फ्रॉम अ यूनिपोलर टू मल्टीपोलर ऑर्डर फॉलोइंग द कोल्ड वार के बाद जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसे एक सोल सुपर पावर बताया गया है। अ कॉन्फिगरेशन रेफर टू एन यूनिपोलर ऑर्डर। बिल्कुल सही बात है। कोल्ड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशंस है वो आज भी कितना बड़ा, उसके पास ही तो है सारी पावर। आपको वर्ल्ड बैंक से कुछ चाहिए तो यूनाइटेड नेशंस का 33% शेयर है, उनसे आपको एग्रीमेंट चाहिएगा। कहीं से भी कुछ भी हो, यूनाइटेड नेशंस जो है सबसे बड़ी पावर है, ठीक है। हाउएवर रेज ऑफ विद द राइज ऑफ नेशंस सच एज चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया, बैलेंस ऑफ पावर है शिफ्टेड। अब बैलेंस ऑफ पावर शिफ्ट हो गया है, अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर डायरेक्शन में चल रहा है। द रैपिड राइज ऑफ चाइना ने बहुत ही ज़्यादा जल्दी ग्रोथ हासिल की है इकोनॉमिक और मिलिट्री स्फीयर्स के अंदर। आज ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल सप्लाई चेन और ट्रेड के अंदर। चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस कर रही है इंडिया और दूसरे नेशंस के लिए, ठीक है। चेंजेस इन रशियाज रोल फॉलोइंग द डिसोलेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जैसे ही सोवियत यूनियन जो है वो उसको डिसोलेट किया, उसको अलग किया गया, ख़त्म किया गया, रशिया की जो पावर है वो ख़त्म हो गई। हाउएवर इसका जो रोल है एनर्जी और डिफेंस सेक्टर के अंदर वो आज भी सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि वेपन तो सारी यूएस और रशिया बनाता है। रशिया जो है कंस्टिट्यूट्स टू बी अ की प्लेयर इन द ग्लोबल सिक्योरिटी ऑफ डायनामिक्स टुडे, ठीक है। द कलेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन जो है एक रोबस्ट एग्जाम्पल है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कोऑपरेशन का। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ग्लोबल ट्रेड एंड सेटिंग इन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथनिंग द मल्टीपोलर ऑर्डर। द राइज ऑफ डेवलपिंग नेशंस जैसे कि भारत, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। ये जो कंट्रीज़ हैं ये एडवोकेट करती हैं फॉर रिफॉर्म्स विद इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड डिमांडिंग मोर equitable representation. The complexity of global issues such as terrorism, climate change, pandemic, cyber security एक बहुत बड़ा global scope है आज के टाइम पे। इन चैलेंजेस को जो है रिजॉल्व करने से बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ एनी सिंगल नेशन रिजॉल्विंग दीज चैलेंजेस, इन चैलेंजेस को सॉल्व करना किसी भी एक नेशन की कैपेसिटीज़ के बाहर से है, ठीक है। कंसिक्वेंटली इसीलिए मल्टीपोलर कोऑपरेशन को जो है इंटेंसिफाई किया गया क्योंकि बहुत सारी नेशंस की नीड हमें होगी। इंडिया स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट्स इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट है वो हम देखेंगे। एंड इंडिपेंडेंट एंड बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, इंडिया जो है वो आजकल जो है इंडिया हैज़ रिफ्रेन्ड फ्रॉम प्लेसिंग कंप्लीट रिलायंस ऑन एनी पावर ब्लॉक। किसी भी एक पावर ब्लॉक पर आज इंडिया डिपेंडेंट नहीं है। इंस्टेड ये एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप बनाता है मेजर पावर्स के बीच में, मेजर प्लेयर्स के बीच में, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और यूरोप। ये जो अप्रोच है ये रिप्रेजेंट करनी है मॉडर्न मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडियाज ट्रेडिशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड एक्टिव रोल इन मल्टीपोलर ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वेरियस मल्टीलेटरल फोरम्स के अंदर जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, G20, ब्रिक्स, SAARC एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इन इंस्टीट्यूशंस की मदद से इंडिया जो है पार्टिसिपेट कर रही है ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग इट्स स्टैंडिंग एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द मेन वर्ल्ड स्टेज।
द क्वाड एंड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इंडिया ने हाथ अपने मिलाए हैं किसके साथ? यूनाइटेड नेशन, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड ग्रुपिंग के अंदर हिस्सा लेने के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक इक्विलिब्रियम बना रहे, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो। ये जो इनिशिएटिव है ये ब्रॉडर स्ट्रेटजी ऑफ काउंटर बैलेंस, The initiative forms a part of broader strategy to counterbalance China's influence. चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रशिया, डिफेंस एंड एनर्जी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया हैज़ रिमेन्ड रोबस्ट ओवर लॉन्ग पीरियड। लंबे समय से जो हमारा ये जो कोऑपरेशन है ये काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट रहा है, फ्रेंडली रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है। रशिया जो है की स्ट्रेटजी पार्टनर है भारत का। उनकी जो पार्टनरशिप है वो रिफ्लेक्ट करती है इंडिया की कमिटमेंट को टू इट्स नेशनल सिक्योरिटी एंड बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। रीजनल पॉलिसी टुवर्ड द नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया ने एक नेबर फर्स्ट पॉलिसी अपनाया है जिसके तहत जो हमारी नेबर कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उनको जो है स्ट्रेंथन किया गया है। ये जो अप्रोच है ये ज़रूरी है हमारे रीजनल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए। इंडियाज़ असेंट टुवर्ड्स ग्लोबल लीडरशिप, इंडिया जो है वो आज सिर्फ एक कोई रीजनल पावर नहीं है बल्कि इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द अज्यूमिंग अ रूल ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। इंडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन एड्रेसिंग इश्यूज सच एज डिजिटल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ। दिस एंगेजमेंट ऑल्सो सिग्निफिकेंटली bolstered द इंडिया इंटरनेशनल स्टैंडिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड फॉर इंडिया, सिग्निफिकेंस क्या होगी भारत के लिए? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर एक मल्टीपोलर ग्लोबल ऑर्डर है तो इट सेफगार्ड्स इंडिया फ्रॉम बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन एनी सिंगल पावर। इंडिया किसी भी एक सिंगल पावर पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी क्योंकि हम सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, हमें सबसे बड़ा खतरा है। ठीक है, इंडिया जो है इट इज़ देयर बाय एबल टू परस्यू इट्स फॉरेन पॉलिसी एंड रिमेन्स कैपेबल फॉर मेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस रिगार्डिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी। अगर इंडिया जो है फॉरेन पॉलिसी के अंदर कैपेबल हो जाती है अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग को, तो वहाँ से हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। दिस स्ट्रेंथन्स इट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ग्रोथ इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपोलर दुनिया के तहत जो इंडिया है उसको एक्सेस मिल जाएगा इन्वेस्टमेंट और ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ को फ्रॉम वेरियस नेशन से, और ये जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा देगी, फैसिलिटेट्स ईजियर एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट। सिक्योरिटी बैलेंस, इंडिया जो है उसको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फ्रॉम नेशन सच एज चाइना, पाकिस्तान। विद इन अ मल्टीपोलर फ्रेमवर्क के आने के बाद इंडिया जो है एक सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम मेंटेन कर पाएगी, फॉर्जिंग अलायंस विद वेरियस कंट्रीज। दिस रीइंफोर्सेस इट्स डिफेंस पोस्चर। पोटेंशियल फॉर रिफॉर्म्स इन ग्लोबल इंस्टीट्यूशन, मल्टीपोलर ऑर्डर के अंदर इंडिया जो है वो रिफॉर्म्स के साथ एडवोकेट करती है विद एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनाइटेड नेशंस। इट सीक्स ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर, ये ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन डालता है और मोर इक्विटेबल जो है ग्लोबल ऑर्डर लेकर आता है। दिस वुड ऑल्सो यील्ड बेनिफिट्स फॉर द डेवलपिंग नेशंस। रोल इन रीजनल लीडरशिप, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है साउथ एशिया और इंडियन ओशियन रीजन के अंदर। दिस हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू द एक्ट ईस्ट एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, जिसके तहत जो विच हैव सर्व्ड टू स्ट्रेंथन रीजनल कोऑपरेशन, की रीजनल कोऑपरेशन पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाए। एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इंडिया जो है एक एक्टिव रोल प्ले करती है इन एड्रेसिंग ग्लोबल चैलेंजेस सच एज क्लाइमेट change, terrorism and pandemics. This has also expanded the scope of its international responsibilities and as India emerges as a responsible global power. In a multipolar global power is not confined to a single nation. अब किसी एक नेशन के हाथ में पावर नहीं है बल्कि उसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है मल्टीपल कंट्रीज़ में। ये जो सिस्टम है ये ग्लोबल इक्विलिब्रियम और कोऑपरेशन को जो है सपोर्ट करता है। विद इन द इवॉल्विंग ग्लोबल लैंडस्केप के तहत इंडिया ने बैलेंस, इंडिपेंडेंट और स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी को अपनाया है। ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करेगी और डोमेस्टिक टाइज को सभी ग्लोबल मेजर पावर के साथ और भी ज़्यादा अच्छा करेगी। ठीक है, जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो इंडिया को जो है दोनों अपॉर्चुनिटी देता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है, देयर बाय सोलिडेटिंग इट्स पोजिशन एज अ ग्लोबल इमर्जिंग पावर। Next is elaborate in detail on the factors contributing to India's emergence as significant power within the changing international order. Changing international order के अंदर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक सिग्निफिकेंट पावर बनाते हैं, वो कौन कौन से हमारे पॉजिटिव फैक्टर हैं भारत कंट्री के। हाउ डू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्फ्लुएंस इंडिया स्टैंडिंग इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो कैसे हमारी स्टैंडिंग को ग्लोबल पॉलिटिक्स में और भी ज़्यादा अच्छा बना रही है, इन्फ्लुएंशियल बना रही है।
जो टर्म है इंटरनेशनल ऑर्डर, ये रेफर करता है ग्लोबल सिस्टम जहाँ पर अलग अलग नेशंस जो है वो अपने म्यूचुअल रिलेशनशिप्स को पावर, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और डिप्लोमेसी के बेसिस पर जो है इस्टेब्लिश करते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बनाते हैं। करंटली ये जो ऑर्डर है ये रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, शिफ्टिंग फ्रॉम यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड। विद इन दिस इवॉल्विंग फ्रेमवर्क, इस इवॉल्विंग फ्रेमवर्क के अंदर जो भारत है ये एक सिग्निफिकेंट राइजिंग पावर बन के निकला है। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो गई है in an influential position in global politics. Key factors contributing to India's emergence as a rising politics. कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं जो इंडिया को, कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिया को एक इमरजेंस राइजिंग पावर बना रहे हैं। फर्स्ट इज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज है, ठीक है। सर्विस सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है इंडिया के अंदर, ये जो चीज़ें आई हैं ये इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेंथन किया है। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये सिग्निफिकेंटली एलिवेट कर रही है भारत की ग्लोबल स्टैंडिंग को। पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, इंडिया जो है, इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है एंड यंग वर्कफोर्स जो है, जो एक मैसिव ह्यूमन रिसोर्स पूल है। यूथ जो है, यूथफुल डेमोग्राफिक प्लेज अ पाइवोटल रोल इन ड्राइविंग इनोवेशन, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। ये जो है बेडरॉक है भारत की लॉन्ग टर्म पावर का। मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज़, इंडिया जो है वो पोजेस करती है अ रोबस्ट डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़। हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ है, हमारा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक मॉडर्न मिलिट्री फोर्स है। तो नेशन जो है हमारे पास एक कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ है किसकी, सिक्योरिटी पॉलिसी की, जिससे हम एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं रीजनल और ग्लोबल सिक्योरिटी में। टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटल एडवांसमेंट, इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस अचीव की है इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इनिशिएटिव सच एज डिजिटल इंडिया एंड पेमेंट सिस्टम लाइक यूपीआई। जो इंडियन आईटी इंडस्ट्री है वो सब्सटेंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन देती है ग्लोबल स्टेज पर, और यहाँ से जो है इट सर्व्स एज अ रीइंफोर्स टू इंडिया सॉफ्ट पावर। Soft power and cultural influence, India's rich culture encompassing yoga, Buddhism, Bollywood and Ayurveda has carved out a distinct identity for the nation on the global stage. The International Day of Yoga एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसकी इन्फ्लुएंस का। कंसिक्वेंटली इंडिया की जो ग्लोबल इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हुई है, बड़ी है। डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, इंडिया जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है ये एक फाउंडेशन है स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी का। ये जो है दिस गार्नर्स इंडियाज मोरल एंड पॉलिटिकल सपोर्ट अक्रॉस द वेरियस ग्लोबल फोरम्स। इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन इंडियाज ग्लोबल स्टैंडिंग, अब कौन कौन सी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से हमारी ग्लोबल स्टैंडिंग कैसे अच्छी हो रही है वो पता करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, यूएस के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बायलैटरल टाई है अक्रॉस डोमेन्स ऑफ डिफेंस, टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड, ठीक है। ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया की ग्लोबल पावर को इन्हेंस करती है। बोथ नेशंस कोलैबोरेट विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है। अब वो तो हमें पता ही है यूएस कितना फ्रेंडली है हमारे पास साथ, बट चलो ठीक है, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो हमारे हित के लिए हैं तो हमें इतना तो जो है करना पड़ेगा। हिस्टोरिकल टाइज विद रशिया, रशिया और इंडिया का एक जो ट्रेडिशनल पार्टनर है डिफेंस और एनर्जी सेक्टर के अंदर, बहुत बढ़िया दोस्त है रशिया इंडिया का, ठीक है। ये जो रिलेशनशिप है ये फुलफिल करती है इंडिया की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को, और जो कोऑपरेशन है हमारी रशिया के साथ वो इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रिजर्व करके रखती है। पार्टिसिपेशन इन द क्वाड ग्रुप, इंडिया जो है क्वाड का एक हिस्सा है अलोंग विद यूनाइटेड स्टेट्स, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका ऑब्जेक्टिव है कि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बैलेंस लाया जाए, इक्वल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। यहाँ से इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक स्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। कोऑपरेशन विद इन द यूरोपियन यूनियंस, इंडिया का जो ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल टाई है यूरोपियन यूनियन के साथ वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड कर रहा है, और ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रही है। कंसिक्वेंटली भारत की जो एक्सेस है ग्लोबल मार्केट के अंदर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। रीजनल पार्टनरशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया जो है इन्होंने एक नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अप्लाई की है जिसके अंडर दिस फ्रेमवर्क कोऑपरेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़ हैज़ बीन इनहेंस्ड, कि हमारे पड़ोसी देशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे किए जाने चाहिए। यहाँ से एक तो रीजनल स्टेबिलिटी आएगी और भारत की लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ जो है वो बढ़ेंगी। बहुत ही डीप और अच्छे तरीके से मैंने ये आपकी यूनिट वाइज वीडियोज़ के अंदर जो है एक्सप्लेन करके रखा है हर एक चीज़ का रीज़न, कि क्यों इंडिया को नेबर पॉलिसी ज़रूरी है, क्यों हमें अपनी पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशन बनाना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसको पढ़ लेना एक बार, ये तो मेरा सजेशन रहेगा, बाकी आपकी
आपकी चॉइस है। एक्टिव रोल इन द मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये जो पार्टनरशिप है ये इंडिया को ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोग्रेस के अंदर इंटीग्रेट करती है, एक बहुत बड़ा पार्टनर बनाती है और यहाँ से इंडिया का इंटरनेशनल स्टैंडिंग अच्छा होता है। चलो मैं बता ही देती हूँ कि क्यों इंडिया को ज़रूरी है कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रिलेशन रखे। देखो, आपके पड़ोस में है, ठीक है, आपके पड़ोस में एक घर है, एग्जाम्पल लेते हैं, और आपका ना उस घर से अच्छा रिलेशन नहीं है, तो पता है क्या हो सकता है, वो घर रात को, क्योंकि आपके पड़ोस में है, आसानी से रात को आपको मार कर जा सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत बड़ा थ्रेट हो सकती है अगर हम उनके साथ एक अच्छा पीसफुल रिलेशन नहीं बना के रखेंगे। तो वो हमारी सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि पाकिस्तान क्या कर रहा है, रातों रात टेररिस्ट भेज के हमारी पहलगाम अटैक करवा दिया, ठीक है। अब बाद में तो ऑपरेशन सिंदूर करते रहो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा रीजन है। अब ऐसा नहीं है कि हमने उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ढीठ आदमी के साथ आप कितना ही क्या करोगे, ठीक है। पाकिस्तान की यहाँ पर बात नहीं है, पाकिस्तान और चाइना तो एक नंबर के ढीठ है, उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है, बट भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनके साथ हमारा जो रिलेशन है वो अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को अगर पाकिस्तान या फिर चाइना हमारे साथ बकवास करता है, तो अगर हम कलेक्टिव इनके ऊपर जो है, अगर हम उनके ऊपर दबाव डालेंगे तो वो मजबूर हो जाएंगे अपनी एक्टिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना कि पड़ोस में अच्छा रिलेशन बना के रखना चाहिए, ताकि कल को वो आपका साथ दे सके। पावर जो है अलाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आस पड़ोस से ही खतरा रहेगा तो चाहे कितना भी ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपकी अच्छी स्टैंडिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक बार अगर सबने मिल के डिसाइड कर लिया कि चलो आज इसको टपकाते हैं, फिर तो तय हो जाएगा, ठीक है। तो रीजनल पार्टनरशिप इन नेबरिंग कंट्रीज़, इंडिया जो है, अच्छा ये हमारा हो चुका है। एक्टिव रोल इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया जो है एक्टिव रोल प्ले करती है यूनाइटेड नेशन, G20, ब्रिक्स, शंघाई कोऑपरेशन के अंदर। ये जो है इंडिया को इंटीग्रेट करता है ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर, और हमारा इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इंडियाज़ रोल इन चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर, क्या रोल है, बैलेंस ऑफ पावर। इंडिया जो है मेंटेन करना चाहती है, बैलेंस करना चाहती है मेजर पावर्स को। ये अपने आप को, इट डज नॉट अलाइन इटसेल्फ एक्सक्लूसिवली इन अ सिंगल ब्लॉक, किसी सिंगल ब्लॉक में अपने आप को नहीं रखती है। दिस प्रिजर्व्स इज स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी। नेक्स्ट इज लीडरशिप ऑफ डेवलपिंग नेशन, इंडिया जो है एक वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशन जो है वर्ल्ड जो है वो बन के निकला है। इट रिप्रेजेंट्स देयर इंटरेस्ट ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स, दिस रीइंफोर्सेस इट्स मॉरल एंड पॉलिटिकल स्टेचर। एंगेजमेंट इन ग्लोबल इश्यूज, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन एड्रेसिंग इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म एंड हेल्थ क्राइसिस। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फाइंडिंग ग्लोबल सॉल्यूशंस, दिस कल्टिवेट इट्स इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर। रोल इन इंडो पैसिफिक रीजन, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है पीस और सिक्योरिटी इंडो पैसिफिक रीजन में बनाने का, ठीक है। वो बहुत बड़ा रोल करती है ये इंश्योर करने में कि यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी बनी रहे। ये जो रीजन है ये इमेंस इंपॉर्टेंस है ग्लोबल ट्रेड के लिए, और ये जो है हमारे भारत की स्ट्रेटेजिक पोजीशन को इम्प्रूव कर देता है। परस्यूट ऑफ इकोनॉमिक लीडरशिप, इंडिया जो है वो एक्सपेंड कर रहा है इट्स रोल विद इन द ग्लोबल सपोर्ट सप्लाई चेन एंड डिजिटल इकोनॉमी। कंसिक्वेंटली इट इज़ इमर्जिंग एज a major economic power, or this reinforces its global standing. Demand for reforms in international institution, इंडिया जो है वो रिफॉर्म्स को एडवोकेट करती है यूनाइटेड नेशन और दूसरे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के अंदर कि भाई दोबारा से पावर को जो है रीडिफाइन किया जाए। ये ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन को इस्टेब्लिश कर रहा है और मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से जो है इट डेमोन्स्ट्रेट इट्स पोटेंशियल फॉर ग्लोबल लीडरशिप। कंक्लूजन, इन इवॉल्विंग इंटरनेशनल लैंडस्केप के अंदर भारत जो है अपने आप को एक मेजर इमर्जिंग पावर की तरह दिखा रहा है, ठीक है। इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, मिलिट्री कैपेबिलिटी, technological advancement, soft power and democratic framework has provided it with robust foundation, strong foundation. strategic partnership की मदद से इंडिया जो है एक फर्दर कंसोलिडेटेड, उसने अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। आज भारत जो है वो सिर्फ एक रीजनल पावर ही नहीं बल्कि एक इवॉल्विंग नेशन की पावर है जो कि एक्टिव है और रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स विद कॉन्टेक्स्ट टू द ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। ग्लोबल पावर डायनेमिक्स के अकॉर्डिंग इंडिया और यूएस की कैसी रिलेशनशिप है। व्हाट रोल डज इंडियाज जियोग्राफिकल लोकेशन, जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो कितना बड़ा रोल प्ले करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप करने में ऑन इंटरनेशनल स्टेज, ठीक है। Highlight the significance of India's strategic partnership with the United States.
चलोगे। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन द ग्लोबल पावर इक्वेशन रेफर्स टू द बैलेंस ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस एंड इंटरेस्ट अमंग द वर्ल्ड्स मेजर पावर्स। करंटली दुनिया जो है वो मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ चल रही है, जिसके अंदर इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। आज इंडिया और यूएस की जो रिलेशन है वो ज़्यादा नॉट बियरली बायलेटरल टाइज, ऐसा नहीं कि सिर्फ दोनों, मतलब कि बायलेटरल टाइज तो है ही, दोनों की तरफ से अच्छी दोस्ती है ही। दे हैव इवॉल्व इनटू अ क्रूशियल फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन। इंडिया की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन शेपिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी, देयर बाय रेंडरिंग इट्स पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स इवन मोर सिग्निफिकेंट। और इसीलिए हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इसकी वजह से हमारी जो पार्टनरशिप है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ वो और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। इंडियाज़ जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है और इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे इम्पैक्ट पड़ती है। इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक लोकेशन। Situated in the southern part of the Asia and positioned at the very center of Indian Ocean, India जो है वो एक geographical location of immense strategic importance रखती है। इस रीजन, ये जो रीजन है ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है ग्लोबल मरीन ट्रेड रूट के लिए। कंसिक्वेंटली जो मरीटाइम सिक्योरिटी है और रीजनल स्टेबिलिटी है आर अकॉर्डेड हाई प्रायोरिटी इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। रिलेशन विद नेबरिंग कंट्रीज़। इंडिया जो है अपना बॉर्डर चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ शेयर करता है। एज अ रिजल्ट एक बैलेंस्ड और पीसफुल रिलेशन को बनाने के लिए विद इट्स नेबरिंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक मेजर ऑब्जेक्टिव है कि वो अपने नेबर्स के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखे। दिस जियोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट ऐड अ लेयर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी टू इट्स फॉरेन पॉलिसी। अब फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। क्यों? क्योंकि जिनके साथ हम अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं वो हमारे साथ अच्छा नहीं बनाना चाहते। क्यों नहीं बनाना चाहते? क्योंकि वो ढीठ है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन। जो इंडियन ओशियन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है इंडिया के लिए। ये एक वाइटल कंडक्ट है फॉर एनर्जी सप्लाई एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देयरफॉर इंडिया जो है इंडेवर्स टू अज्यूम द रोल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर विद इन दिस रीजन। देखो इसे ना इतना बड़ा इंडिया इस चीज़ पर इतना ज़्यादा एम्फेसिस क्यों डाल रही है? क्योंकि भाई ग्लोबल ट्रेड रूट है। कल को अगर हमारे साथ कोई ऐसी वैसी हरकत करेगा तो हम इस ट्रेड रूट को बंद कर देंगे, जैसे साउथ ऑफ हॉर्मोज को बंद किया है ईरान ने। ठीक है, पूरी दुनिया में प्रॉब्लम आई तो सबने मिलके यूएस को कहा कि भाई या तो चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारी वजह से हमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही इंडिया के पास भी पूरी पावर है उसको बंद करने की, क्योंकि हमारी ही सिक्योरिटी वहाँ पर है। और अगर हमने बंद कर दिया तो भाई तुम्हारा ग्लोबल ट्रेड रुक जाएगा। ठीक है, दबाव बना के रखा जाना चाहिए। समझ में आई बचवा? चलो, इम्पैक्ट ऑफ चाइनाज प्रेजेंस। चाइना की जो ग्रोइंग इकोनॉमिक और मिलिट्री प्रेजेंस है वो एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है हमारी भारत की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। इन पर्टिकुलर बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड इंटेंसिफाइंग कॉम्पिटिशन विद द इंडो पैसिफिक रीजन हैज़ प्रॉम्प्टेड इंडिया टू अडॉप्ट अ मोर प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक अप्रोच। द इम्पेरेटिव ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी। इंडिया जो है डिपेंडेंट रहता है वेस्ट एशिया के अंदर और दूसरे नेशंस के ऊपर अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए। कंसिक्वेंटली जो एनर्जी सिक्योरिटी है हैज़ इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल फैक्टर in the India's foreign policy, thereby evaluating the significance of global partnership. Geographical location and global role. इंडिया की जो geographical positioning है वो एक ब्रिज है एशिया और ग्लोबल पॉलिटिक्स के बीच में। ये जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये इंडिया को अपॉर्चुनिटी देती है टू प्ले अ पाइवोटल रोल एट द बोथ रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स। ठीक है, बहुत भाई ये इंडियन पैसिफिक ओशन जो हमारे अंदर आ रहा है ये बहुत बड़ी पावर है। ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स रिलेशन। Evolution into strategic partnership. Over time, the relationship between India and United States has evolved into a strategic partnership. ये जो पार्टनरशिप है इसने हमारे सेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है, जैसे डिफेंस, सिक्योरिटी, ट्रेड, टेक्नोलॉजी। दोनों की दोनों जो नेशंस हैं वो एक डेमोक्रेटिक वैल्यू को शेयर करते हैं। डिफेंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन। डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इज कंटिन्यूसली एक्सपेंडिंग, दोनों के अंदर बढ़ रही है। Joint military exercises, arms procurement, technological partnership serve as an important prime example of this collaboration. This serves, ठीक है, this cooperation reinforces India's security capabilities. Economic and trade relation. जो यूनाइटेड स्टेट्स है ये एक की ट्रेडिंग पार्टनर है भारत का। डीप टाइज एग्जिस्ट करती है दोनों नेशंस के बीच में इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, service sector. This provides impetus to India's economic growth
प्रोसेस। एरियाज ऑफ कोऑपरेशन भारत और यूएस के बीच में डीप हो गई है इन द फील्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस, साइबर सिक्योरिटी। ये जो पार्टनरशिप है ये टेक्निकली स्ट्रेंथन करती है हमारे इंडिया को एंड पोजिशंस इट अहेड इन द ग्लोबल कंपटीशन। कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, दोनों की दोनों जो नेशन है वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं पीस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ये जो कोऑपरेशन है ये फर्दर और भी ज़्यादा डीप हो गई है थ्रू द प्लेटफॉर्म सच एज क्वाड। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा एड है चाइना की पावर को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वाड क्या होता है? देखो क्वाड होता है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप है 4 कंट्रीज़ का जो कि मिलके सिक्योरिटी और कोऑपरेशन जो कि इंडो पैसिफिक रीजन है उसके अंदर कंट्रोल लेकर आते हैं। मेन मेंबर्स कौन है? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ शायद, राइट? चलो कोई नहीं। कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इश्यूज, इंडिया और जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं वो कोलैबोरेट करते हैं ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म पर, पेंडेमिक्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ये जो पार्टनरशिप है ये ग्लोबल स्टेबिलिटी को और डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करती है। टेररिज्म पर कितनी ज़्यादा बड़ी आयरनी की बात है, यूनाइटेड स्टेट्स टेररिज्म को रोकने के लिए आगे आता है। हमें पता है कितने लोगों को सपोर्ट करता है टेररिज्म के लिए। Significance of India-US relation in the global power equation. Balancing in multipolar world. Relationship between India and US influence the global balance of power. Influence करती है क्योंकि दोनों की दोनों मिलके जो है वो establish करती है एक stable and balanced international order. Balancing China's influence. Given China's growing partner states hold strategic significance. दोनों की जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस रहती है। ये जो पार्टनरशिप है ये मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ पावर विद इन द इंडो पैसिफिक रीजन। रोल इन ग्लोबल लीडरशिप, भारत और यूएस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं ग्लोबल लीडरशिप के अंदर। उनकी जो पार्टनरशिप है वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर लेके जाने के लिए। अपहोल्डिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, दोनों की दोनों जो नेशंस हैं चैंपियन डेमोक्रेसी को दोनों जो है सपोर्ट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को। ये जो शेयर्ड कमिटमेंट है ये उनको एक स्टार्टिंग फाउंडेशन देती है उनके रिलेशनशिप का। डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, इंडिया यूएस की जो कोऑपरेशन है वो ग्लोबल इनोवेशन के एक बहुत बड़ा फोस्टर करती है स्टार्टअप इकोसिस्टम को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को। यहाँ से जो है हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ दोनों नेशंस की अच्छी हो जाती है। कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल स्टेबिलिटी, the partnership plays a crucial role in maintaining international space and peace and stability. It facilitates cooperation in finding solutions to the global challenges. Conclusions. इंडिया की जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस कर रही है फॉरेन पॉलिसी को, पर्टिकुलरली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन ओशियन रीजन एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज। ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है अकॉर्ड्स इंडिया विद ये जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है इट अकॉर्ड्स इंडिया इन अ सिग्निफिकेंट स्टैंडिंग इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड यूएस इज़ ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आज के करंट ग्लोबल इक्वेशन को देखते हुए। ये जो पार्टनरशिप है ये ना तो हमें सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं देगी बल्कि ये हमें एक सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी देगी ग्लोबल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, डिस्कस द मेजर ऑब्स्टिकल्स इन इंडिया चाइना रिलेशन, सबसे बड़ी क्या क्या दिक्कतें हैं इंडिया चाइना रिलेशन के अंदर, विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया चाइनाज पॉलिसी सच एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स एंड सलामाई सिसलिंग। ठीक है, विच वर्क्स अगेंस्ट इंडियाज इंटरेस्ट। आइडेंटिफाई एंड डिस्कस एटलीस्ट 2 मेजर लैंड एंड बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन साउथ एशिया। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर द नेचर ऑफ रिलेशन बिटवीन कंट्रीज ऑफन डिपेंड्स ऑन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, बॉर्डर डिस्प्यूट्स एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। इंडिया चाइना का जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मल्टी फेसेटेड है। ठीक है, अलोंग विद कोऑपरेशन के साथ साथ कंपटीशन, डिस्ट्रस्ट जो है हमारी 2 कंट्रीज़ के बीच में रहता है। कुछ चाइना की स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, सलामाई सिसलिंग, ये दोनों चैलेंज करती है इंडिया की सिक्योरिटी को और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को। ये जो है बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है इंडिया चाइना रिलेशन के अंदर। चाइनाज स्ट्रेटेजिक पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑन इंडिया, चाइना की पॉलिसी क्या और उससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी जो है चाइना की पॉलिसी है ऑफ डेवलपिंग नेटवर्क ऑफ पोर्ट्स, नेवल बेसिस, स्ट्रेटेजिक हब्स इन द इंडियन ओशियन रीजन। इंडियन ओशियन रीजन के अंदर नेवल बेसिस बनाना, ठीक है, स्ट्रेटेजिक हब्स खोलना, ये सब जो है ये खोलना चाहते हैं। इसके अंदर कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, ग्वादर, श्रीलंका,
बांग्लादेश, म्यांमार को इंक्लूड किया गया है और इसका एम है मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ाना और मिलिट्री की इन्फ्लुएंस बढ़ाना। ये एक डायरेक्ट चैलेंज है इंडिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी को, क्योंकि भाई जहाँ पर हमारी पावर है वहीं पर वो अपना मिलिट्री बेस खोलने की कह रहे हैं, मतलब कि पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, बेसिकली हमारे पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडियाज़ मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये जो पॉलिसी है इससे चाइना की प्रेजेंस जो है इंडियन ओशियन में बढ़ गई है। दिस हैज़ इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन इंडियाज़ इंटरनेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। अब यहाँ से कॉम्पिटिशन बढ़ गया है हमारी इन्फ्लुएंस के अंदर। इंडिया हैज़ हैड टू स्ट्रेंथन इट्स नेवल एंड मैरीटाइम स्ट्रेटजी। हमें अपनी उसको सिक्योर करना पड़ा, स्ट्रेंथन करना पड़ा। सलामाई सिसलिंग स्ट्रेटजी, ये चाइना की पॉलिसी है विच इट ग्रेजुअली इस्टेब्लिशेज कंट्रोल ओवर डिस्प्यूटेड एरियाज थ्रू स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदमों से डिस्प्यूटेड एरियाज पर वो कब्जा कर लेती है। ये जो स्ट्रेटजी है इट सीक्स टू ग्रेजुअली इंक्रीज फिजिकल कंट्रोल अलोंग बॉर्डर्स पर इनका फिजिकल कंट्रोल आ जाता है और ये कॉम्प्लिकेट करता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को। जैसे इन्होंने हमारे जो जम्मू कश्मीर का 10% हिस्सा, मेरे ख्याल से 10 था या 15 था, कुछ इतना परसेंट हिस्सा चाइना ने कवर कर लिया है और 40% जो है वो किसने किया है, पाकिस्तान ने किया है। ठीक है, 40% था या 30% था, कुछ ऐसे ही था। ठीक है, वो मैंने यूनिट वाइज वीडियोस के अंदर क्लियरली बता रखा है, तो आप वहाँ से विजिट कर लें। इम्पैक्ट ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, इस पॉलिसी की वजह से जो टेंशन है वो परसिस्ट इन लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश एंड अदर बॉर्डर एरियाज। चाइना जो है वो ग्रेजुअली प्रेशर डाल रहा है भारत पर बाय एस्केलेटिंग इट्स टेरिटोरियल क्लेम्स। दिस लेड टू अ ग्रोइंग डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट। इंक्रीज्ड स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, ये जो पॉलिसीज़ हैं इन्होंने इंटेंसिफाई किया है स्ट्रेटेजिक कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। दोनों के दोनों नेशन जो है वो स्ट्राइव कर रहे हैं टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस अक्रॉस एशिया। दिस इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी। इंडियाज़ रिस्पॉन्स, इन चैलेंजेस को ख़त्म करने के लिए इंडिया ने हैज़ बोल्स्टर्ड इट्स डिफेंस पॉलिसी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अलोंग द बॉर्डर, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट एंड इंटरनेशनल पार्टनरशिप हैव बीन इन्हेंस्ड। इंडिया जो है उसने सोट टू स्ट्राइक अ बैलेंस थ्रू एक्ट ईस्ट की पॉलिसी से इसको जो है इसको बैलेंस करने की कोशिश करी क्वाड फ्रेमवर्क की मदद से। ठीक है, मेजर ऑब्स्टेकल्स क्या है इंडिया चाइना रिलेशन के अंदर? सबसे पहला है बॉर्डर डिस्प्यूट। एक बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और चाइना के अंदर रहता है रिगार्डिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC और अरुणाचल प्रदेश अक्साई चिन रीजन की वहाँ पर आर प्राइमरी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज है। ये जो डिस्प्यूट है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है टेंशन का इन दो नेशंस के बीच में। यार चाइना कितना बड़ा है, इसको क्या दिक्कत है, क्यों लेना है हमारी जगह? ठीक है, तो पता नहीं, ये चाइना पाकिस्तान इनको तो ख़त्म ही कर दो बेसिकली। लैक ऑफ ट्रस्ट, एक म्यूचुअल लैक ऑफ ट्रस्ट है दोनों के बीच में। अ मेजर इम्पीडमेंट है इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। बॉर्डर टेंशन, चाइना की जो असर्टिव पॉलिसीज़ है वो परपेचुएट करती है एन एटमोसफियर ऑफ अनसर्टेनिटी इन द बायलैटरल रिलेशन। दिस सर्व्स टू कंस्ट्रेंट कोऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस, देयर एग्जिस्ट अ ट्रेड इम्बैलेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। इंडिया और चाइना के बीच में एक ट्रेड इम्बैलेंस है, हैविली टिल्टेड इन चाइना के फेवर में। 200 समथिंग बिलियन डॉलर्स का हम ट्रेड लेते हैं चाइना से। कितना बड़ा इकोनॉमिक इम्बैलेंस है। इंडिया जो है इंपोर्ट करती है चाइना से और बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रही है, एक्सपोर्ट तो ना के बराबर कर रही है। ये जो है राइज देता है टू द इश्यू ऑफ इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, दोनों की दोनों जो नेशंस हैं दे आर वाइंग फॉर रीजनल लीडरशिप विद इन एशिया। चाइना की जो बेल्ट है रोड इनिशिएटिव है एंड इंडियाज ओन रीजनल पॉलिसीज एक्सरबेट दिस कॉम्पिटिशन, देयरफाई हाइटनिंग टेंशंस। इन्फ्लुएंस इन नेबरिंग कंट्रीज, चाइना जो है इट इज़ एक्टिवली एक्सपेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस इन नेबरिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश। यहाँ से इंडिया की ट्रेडिशनल स्फीयर में एक बहुत बड़ा चैलेंज आया है टू इन्फ्लुएंस एंड क्रिएट अ रीजनल इम्बैलेंस। मिलिट्री टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, पीरियोडिक मिलिट्री टेंशन एंड स्किर्मिशेस ओकर अलोंग द बॉर्डर। ये कुछ टेंशन जो है करते रहते हैं, कुछ छेड़छाड़ करते रहते हैं। इंसिडेंट जैसे कि ग्वालन वैली पे जो हुआ था क्लैश हैव डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट ऑन द बायलैटरल रिलेशन, देयर बाय हिंडरिंग कोऑपरेशन बिटवीन द टू नेशंस। कोऑपरेशन हमारा हिंडर हो जाता है, खराब हो जाता है। मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन साउथ एशिया, इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। एक डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है इंडिया और चाइना के अंदर रिगार्डिंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अक्साई चीन जो है हमारा भारत की चोटी पे, जो यहाँ से पाकिस्तान ले लिया, यहाँ से चाइना ले है, यहाँ पे जो एरिया है वो हमारा अक्साई चीन है। ठीक है, जिस पर पाकिस्तान ने एक बार कंट्रोल करने की कोशिश की थी लेकिन बहुत बुरी तरीके से हारा था।
ठीक है। तो अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश जो है वो प्राइमरी डिस्प्यूट के रीजन्स हैं। ये जो डिस्प्यूट है ये बहुत ही लंबे समय से है और पीरियोडिकली राइज देता है टेंशन को। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट, ये जो डिस्प्यूट है वो इंडिया का पाकिस्तान से है जम्मू कश्मीर के लिए एंड LOC के लिए। ठीक है। पार्टीशन 1947 के बाद ये जो इशू है ये एक परसिस्टेंट सोर्स ऑफ टेंशन रहा है। टेररिज्म एंड इन्फिल्ट्रेशन हैव फर्दर कॉम्प्लिकेटेड द सिचुएशन। पाकिस्तान वालों को हम जानते हैं। ठीक है। इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट, अ डिस्प्यूट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल कंसर्निंग द काल्पनी लिमिपिधुरा रीजन्स। ठीक है। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया और नेपाल के लिए। ये जो इश्यू है दोनों हिस्टोरिकल और स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस का है। इट हैज़ लेड टू विजिबल स्ट्रेन इन रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर इशू, ऑल्दो दोनों की दोनों जो कंट्रीज़ हैं वो एंटर कर चुके हैं न्यूमेरस एग्रीमेंट्स के अंदर, इश्यूज़ रिलेटेड टू बॉर्डर मैनेजमेंट एंड इन्फिल्ट्रेशन ओकेजनली सरफेस होते हैं। ये जो इशू है ये रिवर वाटर शेयरिंग से होता है जो कि हमारा एक सिग्निफिकेंट कंसर्न है। कितने बांग्लादेश के लोग इलीगल इमिग्रेंट्स होकर हमारे भारत में रह रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं और फिर हमें ही वो लोग ख़राब बोल रहे हैं। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इम्पैक्ट ऑन रीजनल स्टेबिलिटी, ऑल दीज बॉर्डर डिस्प्यूट्स, ये जितने भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द इंस्टेबिलिटी ऑफ साउथ एशिया। दिस एडवर्सली अफेक्ट्स रीजनल कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है द एफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे SAARC इज ऑल्सो कर्टेन एज रिजल्ट। Efforts toward resolution, India has endeavored to resolve disputes with most of its neighboring countries through dialogue and agreement. डायलॉग और एग्रीमेंट की तरीके से हमने उनसे बात करने की कोशिश की है। प्रायोरिटी रखी जाती है कि डिप्लोमेसी और बायलैटरल नेगोशिएशन की मदद से दिक्कत को सॉल्व किया जाए। एफर्ट लगाए गए हैं टू इस्टेब्लिश पीस थ्रू दीज मीन्स रिमेन ऑनगोइंग, अभी भी चल रहा है, ये लोग नहीं मान रहे हैं। ठीक है। इंडिया चाइना का जो रिलेशन है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है और एक लैक ऑफ ब्रीदिंग स्पेस है, वो एक कॉन्स्टिट्यूट करता है एक मेजर इम्पेडेंट को। चाइना की जो पॉलिसीज है सच स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, जो सलामी सिसलिंग है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी भारत की सिक्योरिटी के लिए। बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन साउथ एशिया इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी, हाउएवर efforts to resolve these issues through diplomacy and dialogue are ongoing. India strives to adapt a balance of foreign policy with safeguarding its security and regional interests. Next question is, South Asia is one of the least integrated regions in the world. South Asia जो है सबसे कम integrated region है। देखो, लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन यानी कि एक ऐसा रीजन, इंटीग्रेटेड रीजन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो जो डिफरेंट पार्ट्स हैं दोनों वेल कनेक्टेड है और एक साथ मिलके एक सिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। तो जो हमारा साउथ एशिया ऐसा रीजन है जहाँ पर लोग मिलकर, हमारी जो कंट्रीज़ हैं वो मिलकर काम नहीं कर रही है, एक ग्लोबल पावर को नहीं वो रिप्रेजेंट कर रही है, मिलके काम नहीं कर रही है। एग्जामिन द रीजन फॉर द लैक ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया। साउथ एशिया के अंदर क्यों लोग नहीं कर रहे हैं मिलके काम, क्यों हमारे नेबर नहीं कर रहे हैं वो बताओ। इवेल्युएट इंडियाज रोल एज अ रीजनल लीडर इन फोस्टरिंग कोऑपरेशन एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। चलो भाई, साउथ एशिया इज अ रीजन comprising countries such as India, Pakistan, Bangla, Bhutan, नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स एंड अफगानिस्तान। ये हमारे साउथ एशिया के रीजन्स हैं। डिस्पाइट बीइंग कल्चरली, हिस्टोरिकली एंड जियोग्राफिकली इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, एक दूसरे के काफ़ी करीब है, एक जैसे हैं, ये जो रीजन है इट इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द लीस्ट इंटीग्रेटेड इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे कम कोऑपरेशन वाली ये जगह है। रीजनल इंटीग्रेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडवांसिंग टुवर्ड्स शेयर्ड डेवलपमेंट, यानी कि मिल के डेवलपमेंट करना, इनहेंसिंग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल कोऑपरेशन अमंग द नेशन। इन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ये जो प्रोसेस है इसे हिंडर किया गया है बहुत सारे फैक्टर्स से, टू द एक्सटेंट दैट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक SAARC हैव फेल्ड टू अचीव देयर एंटिसिपेटेड सक्सेस। रीजन क्या है? लैक ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया के अंदर, साउथ ईस्ट एशिया नहीं, साउथ एशिया के अंदर। सबसे पहला पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारी कंट्रीज़ है साउथ एशिया के अंदर जिनको पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक गवर्नेंस सिस्टम फेस करना पड़ रहा है। ठीक है, हमें पता है कौन है। कूप्स डीड मिलिट्री रूल एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हैव अंडरमाइंड रीजनल कोऑपरेशन, दिस मेक्स द फॉर्मुलेशन ऑफ शेयर्ड पॉलिसीज डिफिकल्ट। इंडिया पाकिस्तान टेंशन, एक बहुत लंबी और बड़ी टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑब्स्टेबल, सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल है टू द रीजनल इंटीग्रेशन। इश्यूज जैसे कि कश्मीर, टेररिज्म, बॉर्डर टेंशन हैव इरोडेड म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, कंसिक्वेंटली प्लेटफॉर्म जैसे ARC वो भी रेंडर्ड इनइफेक्टिव है, वो भी हमारी दिक्कतों को नहीं सॉल्व कर पाए हैं।
म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है साउथ एशियन के नेशंस के अंदर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। छोटे छोटे जो नेशंस हैं वो एप्रीहेंसिव है रिगार्डिंग इंडियाज इन्फ्लुएंस, वाइल इंडिया रिमेन्स प्री ऑक्यूपाइड विद इट्स ओन सिक्योरिटी कंसर्न्स। भाई खुद की सिक्योरिटी कंसर्न्स में लगे हुए क्योंकि पड़ोसी इतने खराब मिल गए हैं, ये जो है ये हमारी कोऑपरेशन की स्कोप को बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर देता है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, इस रीजन के अंदर इंडिया जो है एक लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जो दूसरे जो नेशन है वो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं, तो ये जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है ये डिफ़िकल्ट बना देता है कोऑपरेशन को बैलेंस करने में, जहाँ से रीजनल ट्रेड जो है वो फेल हो जाता है पूरी पोटेंशियल तक पहुँचने तक। वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे SAARC जो है वो फेल हो गए हैं टू फंक्शन इफेक्टिवली, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो वो स्लगिश है और सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस परसिस्ट अमंग मेंबर नेशंस के बीच में भी कुछ डिफरेंसेस हैं और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस वो काफ़ी ज़्यादा लेजी और स्लगिश है, यहाँ से जो है हमारी रीजनल इंटीग्रेशन को काफ़ी ज़्यादा हिंडर किया जाता है। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल पावर, चाइना की इन्फ्लुएंस, US की इन्फ्लुएंस और दूसरी जो मेजर ग्लोबल पावर्स हैं साउथ एशिया के अंदर वो बहुत ज़्यादा एविडेंट है। ड्रिवन बाय देयर ओन स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, अपने खुद के फ़ायदे के लिए ये जो नेशन है ये रीजनल यूनिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है और यहाँ से हमारी इंटरनल कोऑपरेशन कम हो जाती है। प्रोमोटिंग कोऑपरेशन के अंदर इंडिया का कितना रोल है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इंडिया कहती है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमने अपनाई जहाँ से हम जो है अपनी पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशन रखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू फोस्टर रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। इंडिया इज टेकिंग द लीड थ्रू द प्रोविजन ऑफ एड एंड कोऑपरेशन। इकोनॉमिक असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट cooperation. India has provided assistance to Nepal, Bhutan, Bangladesh and Sri Lanka for various development projects. अब इंडिया ने जो है असिस्टेंस मदद की है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इंडिया ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन डेवलपमेंट ऑफ रोड, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस हैज़ लेड टू स्ट्रेंथन म्यूचुअल रिलेशंस। डिजास्टर मैनेजमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इंडिया जो है कंसिक्वेंटली प्रोवाइड करती है असिस्टेंस टू नेबरिंग कंट्रीज, नेबरिंग नेशंस को नेचुरल डिजास्टर के समय पर वो बहुत ज़्यादा मदद करती है। यहाँ पर इंडिया का जो रोल है फर्स्ट रिस्पॉन्डर का वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से जो है एक ग्रेटर रीजनल ट्रस्ट जो है वो बढ़ता है। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट टू इन्हेंस रीजनल कनेक्टिविटी, इंडिया जो है रोड, रेल, मैरीटाइम नेटवर्क्स को बनाती है और यहाँ से जो है फैसिलिटेट हुआ है, ट्रेड बढ़ा है और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी अच्छा हुआ है। ये इनिशिएटिव जो है वो एक रीइंफोर्स कर रहा है हमारी रीजनल इंटीग्रेशन को। पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल फोरम्स, इंडिया जो है एक एक्टिव रोल प्ले करती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे SAARC और BIMSTCEC के अंदर और दूसरों के अंदर। ये प्रमोशन डायलॉग को कोऑपरेट करता है, देयर बाय एडिंग इन द रेजोल्यूशन ऑफ द रीजनल इश्यूज। पॉलिसी ऑफ पीसफुल रेजोल्यूशन, इंडिया जो है कंसिस्टेंटली एडवोकेट करती है डायलॉग और डिप्लोमेसी को एज अ मीन्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। ये जो पॉलिसी है ये फोस्टर करती है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी को, देयर बाय रीइंफोर्सिंग इंडियाज इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल रीजनल पावर। असेसमेंट ऑफ इंडिया एज अ रीजनल लीडर, लीडरशिप पोटेंशियल, इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट और सबसे इन्फ्लुएंशियल कंट्री है साउथ एशिया के अंदर। इसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ जो है वो पोजीशन है इट रोल फॉर द रीजनल लीडरशिप। इंडिया जो है एक्साइज दिस लीडरशिप थ्रू द डेवलपमेंटल एंड कोऑपरेशन, थ्रू डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी, इंडिया जो है बैलेंस रखना चाहती है विद इन इट्स नेबर कंट्रीज़ के अंदर, रादर देन एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एनी नेशन, किसी पर ज़्यादा प्रेशर डालने की बजाय ये एम्फेसिस डालती है कोऑपरेशन पर। दिस स्ट्रेंथन्स इट लीडरशिप रोल। चैलेंजेस, इंडिया की जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा रोल जो चैलेंजेस फेस करती है जैसे टेंशन विद पाकिस्तान, सेंस ऑफ मिसट्रस्ट अमंग सर्टेन नेबरिंग नेशंस। चाइना की जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है रीजनल बैलेंस के ऊपर। ये जो फैक्टर्स हैं दीज टेंड टू लिमिट द स्कोप ऑफ लीडरशिप। डेवलपमेंट पार्टनर, इंडिया का जो प्रोजेक्ट है इटसेल्फ, इंडिया प्रोजेक्ट्स इटसेल्फ एज अ डेवलपमेंट पार्टनर। ये जो है रीजनल नेशंस को सपोर्ट करता है, उन्हें इकोनॉमिक असिस्टेंस देता है और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन देता है, जहाँ से एक पॉजिटिव इमेज जो है हमारी कंट्री की बनती है। कंट्रीब्यूशन टू रीजनल स्टेबिलिटी, इंडिया जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है रीजनल पीस और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। ये कोऑपरेट करता है इश्यूज सच एज टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये जो है इम्पीटस देता है, एक इंपॉर्टेंस देता है टू द रीजनल इंटीग्रेशन। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ता रहे तो पॉलिटिकल टेंशन जो है वो कम हो जाएंगी। इंडिया जो है और भी ज़्यादा इफेक्टिव लीडरशिप साउथ एशिया के अंदर एक्सरसाइज कर पाएगा। यहाँ से रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ेगा। इंडिया जो है कंटिन्यूस एफर्ट बना रहा है यहाँ पर आने के लिए। कंक्लूजन, इन कंक्लूजन पॉलिटिकल टेंशंस पर्टिकुलरली इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ और वीक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की वजह से एक बड़ा प्राइमरी रीज़न है बिहाइंड द लैक ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन इन साउथ एशिया।
ठीक है। यस, डिस्पाइट दिस इवेन्यूज, इसके होने के बावजूद जो कोऑपरेशन है वो एग्जिस्ट करती है। इंडिया जो है इंडेवर कर रही है टू अज्यूम द रोल ऑफ अ रीजनल लीडरशिप थ्रू इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड कनेक्टिविटी अचीव इनिशिएटिव्स। इफ़ ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन आर फोस्टर्ड, अगर इनको फोस्टर किया जाए तो साउथ एशिया जो है एक पोटेंशियल है इसके पास टू इवॉल्व इनटू अ मोर इंटीग्रेटेड एंड डेवलपमेंट रीजन। नेक्स्ट इज हाउ डज सॉफ्ट पावर सर्व एज अ क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट इन द फॉरेन पॉलिसी, हाउ हैज़ इंडिया लेवरेज्ड सॉफ्ट पावर इन द इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर कैसे सर्व करती है क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट का फॉरेन पॉलिसी के अंदर, और कैसे भारत जो है सॉफ्ट पावर की मदद से उन्होंने लेवरेज पाई है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ इनिशिएटिव सच एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन प्रमोटिंग इंडिया सॉफ्ट पावर। In the context of foreign policy, soft power refers to the capability of a nation to influence other countries not through military or economic coercion but rather through the appeal of culture, वैल्यूज़, ट्रेडिशन, एजुकेशन एंड डिप्लोमेसी। ये कह रहा है कि सॉफ्ट पावर एक ऐसी कैपेसिटी होती है किसी नेशन की जो एक कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करे, मिलिट्री या फिर डरा धमका कर नहीं, बल्कि अपनी ट्रेडिशंस को एजुकेशन से और डिप्लोमेसी से प्रमोट करके। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये नोटेबली आर्टिकुलेट हुआ बाय जज जोसेफ नायर। ठीक है, सॉफ्ट पावर होल्ड्स अ पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस इन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है एज इंडिया प्रोजेक्ट्स अ पॉजिटिव ग्लोबल इमेज थ्रू इट्स सिविलाइजेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। इंडिया हैज़ इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड सॉफ्ट पावर इन द रियलम ऑफ इंटरनेशनल डेमोक्रेसी। मतलब क्या है सॉफ्ट पावर का और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन अट्रैक्शन। द फाउंडेशन ऑफ सॉफ्ट पावर लाइज नॉट थ्रू द फोर्स बट इन अट्रैक्शन, फोर्स से नहीं बल्कि अट्रैक्शन से आता है। यहाँ पर एक कंट्री जो है उसका कल्चर, आइडिया, वैल्यू जो है दूसरों को इन्फ्लुएंस करती है। दिस अप्रोच रेंडर्स फॉरेन पॉलिसी पीसफुल एंड कोऑपरेटिव, यहाँ से हमारी फॉरेन पॉलिसी पीसफुल और कोऑपरेटिव हो जाती है। देयर बाय फोस्टरिंग ट्रस्ट अमंग नेशंस, रिडक्शन इन द लाइकलीहुड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। सॉफ्ट पावर जो है इट एड्स इन मिटिगेटिंग टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन नेशंस गेन अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन अनदर्स कल्चर एंड वैल्यूज़। जब एक नेशन जो है, जब नेशंस एक दूसरे की कल्चरल वैल्यूज़ को समझते हैं तो कोऑपरेशन फ्लरिश होती है, बढ़ती है, अच्छी होती है, लीडिंग टू अ ग्रेटर स्टेबिलिटी इन द इंटरनेशनल रिलेशन। बिल्डिंग अ ग्लोबल इमेज, सॉफ्ट पावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इन कल्टिवेटिंग अ पॉजिटिव ग्लोबल इमेज फॉर द नेशन। दिस इमेज स्ट्रेंथन्स टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, डिप्लोमेसी। इट इनहेंसेस द कंट्रीज इंटरनेशनल प्रेस्टीज। इकोनॉमिक एंड कल्चरल बेनिफिट्स, सॉफ्ट पावर की मदद से जो कल्चरल इंडस्ट्रीज है, टूरिज्म है एंड द एजुकेशन सेक्टर रिसीव्स अ बूस्ट। इट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। दिस मेक्स द फॉरेन पॉलिसी मोर इफेक्टिव। ठीक है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, द इन्फ्लुएंस ऑफ सॉफ्ट पावर एंड्यूर्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक होती है। इट डू नॉट मियरली यील्ड इमीडिएट बेनिफिट, ये इमीडिएट बेनिफिट तो नहीं देती लेकिन एक लास्टिंग रिलेशनशिप हमारी रहती है जिससे हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो अच्छी हो जाती है। एप्लीकेशन इन डिप्लोमेसी, मॉडर्न डिप्लोमेसी के तहत जो सॉफ्ट पावर है ये इमर्ज करती है क्रूशियल टूल। नेशन की जो लेवरेज है कल्चरल प्रोग्राम के थ्रू, एजुकेशनल एक्सचेंज के थ्रू, वो उनकी इन्फ्लुएंस को बढ़ाते हैं और यहाँ से हमारी फॉरेन पॉलिसी और भी ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है। इंडियाज़ यूटिलाइजेशन ऑफ सॉफ्ट पावर, ग्लोबल प्रोपगेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड योगा। इंडिया जो है इसने अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को ग्लोबल स्टेज पर लेके गया है योगा और आयुर्वेदा की मदद से। इंटरनेशनल योगा डे जो है फर्मली इस्टेब्लिश करता है इस प्रैक्टिसेस को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर और यहाँ से हमारी इंडिया की सॉफ्ट पावर और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। बॉलीवुड एंड कल्चर इन्फ्लुएंस, इंडिया की जो फिल्म्स है, म्यूज़िक है, वो इमेंसली पॉपुलर होती है और बहुत सारी कंट्रीज जो है इसको इन्जॉय करती है। जैसे लॉलीपॉप सॉन्ग कितना ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है, और भी बहुत सारी सॉन्ग है। बॉलीवुड हैज़ रीइंफोर्स्ड इंडियाज़ कल्चरल इमेज, देयर बाय एक्सपेंडिंग India's culture influence. Buddhism and spiritual heritage. Buddhism originated in India. भारत के अंदर आया था, subsequently spread across many nations. एशिया के बहुत सारे नेशंस के अंदर ये फैल गया। आज के दिन तक इंडिया जो है स्ट्रेंथन कर रहा है अपनी कल्चरल टाइज को इन कंट्रीज़ के साथ। दिस सर्व्स एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ हिस्टोरिकल सॉफ्ट पावर। द रोल ऑफ इंडियाज़ डिस्प्रोरा, इंडियन कम्युनिटीज़ जो है रिसाइडिंग अब्रोड प्ले अ पाइवोटल रोल इन इनहेंसिंग इंडियाज़ इमेज। दे एक्ट एज अ वाइटल इकोनॉमिक एंड कल्चरल ब्रिज, देयर बाय आर्ग्यूमेंटिंग इंडियाज़ ग्लोबल प्रेजेंस। द इम्पैक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है एंड इट्स
its democratic values, cultivate a positive international image for the nation, garnering its moral support on the global stage. International aid and developmental partnership. India जो है, India has extended development assistance and disaster relief to numerous countries. बहुत सारी countries को उन्होंने disaster relief दिया है. This has cultivated an image of India as a development partner and a crucial component of its soft पावर. ठीक है. द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनेशनल योगा डे, इसकी क्या इफेक्टिवनेस है, क्या फ़ायदा है? फॉर्जिंग अ ग्लोबल आइडेंटिटी. इंटरनेशनल योगा डे जो है वो एक ग्लोबल आइडेंटिटी बन गया है योगा के नाम पर. ये हमारी इंडिया के रिच कल्चर को फर्मली इस्टेब्लिश कर रहा है वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर, देयर बाय सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथनिंग इंडिया सॉफ्ट पावर. डिप्लोमेटिक सक्सेस, जो रिकग्निशन है योगा डे की यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, वो एक डिप्लोमेटिक ट्रायम्फ है इंडिया के लिए. दिस हैज़ इनहेंस्ड द इंडियाज़ ग्लोबल एक्सेप्टेंस एंड स्टैंडिंग. इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन द रियलम ऑफ फॉरेन पॉलिसी. मैसेज ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस. योगा डे जो है ये एक मैसेज कन्वे करता है हेल्थ और मेंटल पीस का पूरी दुनिया के अंदर. ये इंडिया के ईथोस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वासुदेव कुटुंबकम, देयर बाय फोस्टरिंग अ पॉजिटिव ग्लोबल इमेज फॉर द नेशन. कल्चरल यूनिटी. योगा डे जो है वो एक यूनाइट करता है अलग अलग नेशंस को ऑन शेयर्ड कल्चरल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू. दिस फोस्टर्स ग्लोबल यूनिटी एंड कोऑपरेशन, सर्विंग एज एन इफेक्टिव इलिस्ट्रेशन ऑफ सॉफ्ट पावर. इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म एंड इकोनॉमी. जो योगा है और आयुर्वेदा की जो अपील है, वहाँ से हमारे भारत के अंदर टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है. फॉरेन नेशनल्स आर ड्रॉन टू द इंडियाज़ रिच कल्चरल हेरिटेज इन विच इन टर्न जनरेट्स द इकोनॉमिक बेनिफिट. लिमिटेशंस क्या है? वाइल योगा डे हैज़ अनडाउटेडली बीन सक्सेसफुल रहा है, कल्चरल इनिशिएटिव्स पर सिर्फ इन्हीं पर डिपेंड करना सफिशिएंट नहीं है. इसीलिए ज़रूरी है टू इंटीग्रेट दिस विद इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी. ओनली व्हेन कैन इट्स ओवरऑल इम्पैक्ट कैन बी फर्दर इम्प्लाइड. कंक्लूजन. सॉफ्ट पावर एक मॉडर्न सॉफ्ट पावर है, एक क्रूशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन पॉलिसी का, जो कि हमारे देश की अट्रैक्शन और कल्चर को बढ़ाता है. रादर देन पावर स्ट्रगल, ये एक फोस्टर करता है कोऑपरेशन और ट्रस्ट को. इंडिया हैज़ बोल्स्टर्ड इट्स सॉफ्ट पावर थ्रू योगा, कल्चर, डेमोक्रेसी, इट्स बुद्धिस्ट हेरिटेज एंड इट्स डिस्पोरा कम्युनिटी. ठीक है. इंटरनेशनल योगा डे जो है एक फर्दर स्ट्रेंथन करता है इंडिया की ग्लोबल इमेज को, इनहेंसिंग इट्स टू द इमर्जेंस एज अ रिस्पॉन्सिबल एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबल पावर. ठीक है. Ninth question is, how has India's economic growth since liberalization influenced its foreign policy objectives? अच्छा भाई देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है क्या होता है? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है गवर्नमेंट का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर से कंट्रोल हटाकर उनको बिजनेसेस और प्राइवेट कर देना. ठीक है. जैसे रोड है, अब रोड पहले गवर्नमेंट बनाती थी, अब जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि भी आप किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट दो, आपका काम है इसे बनवाना. यहाँ से गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ कम हो जाती है, वो और भी जगह चीज़ों पर फोकस कर पाती है. Examine the challenges confronting India in becoming a major economic power within the international system. Following liberalization, economic reforms of 1991, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो और भी ज़्यादा ग्लोबल मार्केट के लिए ओपन हो चुकी है. This entailed enhancing integration with the global economy by reducing government control across the sector of investment, trade, technology and finance. जो economic growth है, it has significantly reshaped India's foreign policy objectives. Foreign policy is no longer solely focused on political and security concerns. अब उस पर focus नहीं है. It is now expanded to prioritize economic interest, trade, investment, energy security and global competitiveness. ठीक है. Impact of economic growth on foreign policy. प्राइमेसी ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा के बाद जो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो हाई प्रायोरिटी पर रखे गए हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में. ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कोर पिलर बन गया है हमारी फॉरेन पॉलिसी के फ्रेमवर्क का. इंडिया जो है अब सिर्फ अपनी पॉलिटिकल टाइज को ही अच्छा करने में नहीं लगी हुई, बल्कि हमारी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को भी अच्छा करने में फोकस कर रही है. इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल मार्केट. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डीपली इंटीग्रेटेड जो है ग्लोबल मार्केट के साथ हो गई है. देयर हैज़ बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों बढ़े हैं, एज वेल एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट. कंसिक्वेंटली इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, इट हैज़ इवॉल्व्ड टू बिकम मोर ग्लोबल स्कोप इन एंड प्रैग्मेटिक इन अप्रोच. ठीक है.
यानी कि प्रैक्टिकल इन अप्रोच हो गया है। एम्फेसिस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ लेड टू अ रैपिड सर्ज इन एनर्जी डिमांड। जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो हमारी एनर्जी की डिमांड भी बढ़ रही है। सिक्योरिंग अ रिलायबल सोर्स ऑफ ऑयल एंड गैस हैज़ इमर्ज्ड एज अ क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव विद इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स है ऑयल को और एनर्जी सोर्सेज को इकट्ठा करना, क्योंकि भी इकोनॉमी बढ़ रही है तो फैक्ट्रीज है, फैक्ट्रीज के अंदर ऑयल ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो इनको सिक्योर करना एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। कंसिक्वेंटली डिप्लोमेटिक टाइज विद नेशंस सच एज दोज विद वेस्ट एशिया एंड रशिया हैव बीन स्ट्रेंथन। ईरान से अभी हम तेल ले रहे हैं तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन है। इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशन, इंडिया जो है एक्टिवली फोकस कर रही है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में और अपनी टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन को बढ़ाने में। टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप जो है कंट्रीज़ के साथ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, वेरियस यूरोपियन नेशंस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, देयर बाय एक्सेलरेटिंग द पेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, इंडिया जो है एक बहुत बड़ा एक्टिव रोल प्ले करती है WTO, IMF, बैंक, वर्ल्ड बैंक और G20 में। ये पार्टिसिपेशन जो है इंडिया को एक ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व करता है और यहाँ से इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो है वो स्ट्रेंथन होती है। सॉफ्ट पावर एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो इंडिया की सॉफ्ट पावर से और इकोनॉमिक डिस्प्ले से बड़ी है। इंडिया इज नाउ इनहैंसिंग इट्स रिलेशंस विद अदर नेशंस थ्रू द प्रोविजंस ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंस। दिस हैज़ इम्प्रूव्ड इट्स ग्लोबल इमेज। शिफ्ट इन द फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स, शिफ्ट फ्रॉम सिक्योरिटी टू डेवलपमेंट। पहले फॉरेन पॉलिसी जो है फोकस करती थी सिक्योरिटी और पॉलिटिकल रिलेशन पर, हाउएवर डेवलपमेंट और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी जो है अब एक मेजर फोकस है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड इज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल कंपटीशन, इंडिया जो है अब वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप का। अब वो कम्पीट कर रहा है दूसरे नेशंस के साथ सेक्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट के अंदर। एज अ रिजल्ट ये जो फॉरेन पॉलिसी की और भी ज़्यादा डायनेमिक और प्रोएक्टिव हो गई है। एक्सपेंशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, इंडिया हैज़ डीपन इट्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इट्स नेबरिंग कंट्रीज। नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारी जो कोऑपरेशन है वो और भी ज़्यादा डीप हो गई है। द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक प्राइम एग्जाम्पल है इस अप्रोच का। दिस हैज़ फोस्टर्ड रीजनल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट। पॉलिसी ऑफ मल्टीपोलर एंगेजमेंट, इंडिया जो है अब वो किसी भी सिंगल ग्लोबल पावर पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि एक बैलेंस इकोनॉमिक रिलेशन बना के रखता है डाइवर्स पार्टनर्स के साथ, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप और एशिया। ये जो अप्रोच है ये इंश्योर करती है कि पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि भाई हम किसी एक के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ से उसको ज़्यादा पावर मिल जाएगी और जिसके पास हमारे देश की पावर चली गई वो हमें बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ेगा, जैसे ब्रिटिशर्स ने किया था। कोऑपरेशन विद डेवलपिंग नेशंस, इंडिया जो है अब वो इकोनॉमिक एड दे रही है, टेक्निकल असिस्टेंस दे रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। दिस हैज़ सीमेंटेड इट्स इमेज एज अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। डिमांड फॉर ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इंडिया जो है अब वो एडवोकेट कर रही है फॉर द रिफॉर्म ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इट सीक्स ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर। दिस हैज सिग्निफिकेंटली इनहैंस्ड इट्स ग्लोबल स्टेचर। चैलेंजेस इन इंडियाज इमर्जेंस एज एन इकोनॉमिक पावर, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? ग्लोबल कंपटीशन, इंडिया को इंटेंस कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है चाइना, US और यूरोपियन कंट्रीज से। डिस्पैरिटीज इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज स्टिल परसिस्ट। अभी भी हम जो है टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, जैसे कि हमें ये CT स्कैन जैसी मशीन्स जो है और जो MRI वाली मशीन्स है वो अभी भी हमें जर्मनी से इंपोर्ट करानी पड़ती है, मतलब कि हम टेक्नोलॉजी में अभी काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। ट्रेड इम्बैलेंस, इंडिया जो है वो ट्रेड डेफिसिट को फेस करता है एंड बहुत सारे नेशंस के साथ ये जो इशू है ये पर्टिकुलरली ट्रेड रिलेशन विद चाइना के साथ है। जैसे ऐसा जो इम्बैलेंस है वो एडवर्स इफेक्ट डालता है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर, क्योंकि चाइना से हम $200 बिलियन समथिंग का ट्रेड हर साल लेते हैं। $बिलियन मजाक थोड़ी है, कितना बड़ा परसेंटेज उनके पास जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट, इंडिया जो है अभी भी चैलेंज फेस कर रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इंप्रूवमेंट आर रिक्वायर्ड इन द सेक्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स। ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा ड्रैग कर रहा है। जियो पॉलिटिकल टेंशन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट एंड ग्लोबल टेंशन जो है इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और यहाँ से रिपरकशंस आते हैं हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर। टेक्नोलॉजिकल गैप, इंडिया को अभी भी फर्दर स्ट्राइड्स एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च की अभी भी हमें ज़रूरत है। दिस कंस्टिट्यूट्स अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन द टर्म्स ऑफ कंपटीशन एंड ग्लोबल स्टेज। ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, सिचुएशंस जैसे कि ग्लोबल रिसेशन, वॉर्स, पैंडेमिक्स जो है इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं और वहाँ से जो है हमारी इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा के बाद जो सिग्निफिकेंस है यूरोप इकोनॉमिक फैक्टर्स की इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ पे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी अब एक सेंट्रल पिलर बन गई है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। वाइल इंडिया हैज़ कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन विद इन द ग्लोबल इकोनॉमी, हमारी पोजीशन बढ़ गई है। कुछ चैलेंजेस हमें अभी भी फेस करने पड़ते हैं। नाउ विद स्टैंडिंग दीज चैलेंजेस इंडिया जो है रैपिडली एडवांस कर रहा है मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनने में। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ब्रिक्स 29, यूनाइटेड स्टेट्स क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। चलो भाई, उससे पहले सवाल पूछते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जियोपॉलिटिक्स? जियोपॉलिटिक्स क्या होता है, ठीक है। जियोपॉलिटिक्स की डेफिनेशन बताओ। और दूसरा सवाल है खुद से देना है आंसर, आप क्या समझते हो, ठीक है। और दूसरा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी? फॉरेन पॉलिसी क्या होता है, ठीक है, फॉरेन पॉलिसी। चलो इसको जियोपॉलिटिक्स को हटा दो, पहला क्वेश्चन ये, क्योंकि मैंने डिटेल में नहीं पढ़ाया तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। दोबारा से करते हैं। पहला सवाल है डिफाइन फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी क्या है। एंड सेकंड इज डिफाइन इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया का और चाइना का कैसा रिलेशन है वो डिटेल में आपने बताना है। जिसका आंसर मुझे सबसे बढ़िया लगा उनको नोट्स फ्री में मिलेंगे, तो ध्यान से आंसर को लिखना, ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जो कि एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ग्लोबल कोऑपरेशन, पीस, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ब्रिक्स और यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो है वो सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म है जो कि हमारी ग्लोबल पावर को इन्फ्लुएंस करते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यूएनएससी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रक्चर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी यूनाइटेड नेशन की, जिसे 1945 के अंदर इस्टेब्लिश किया गया था। इसके अंदर 15 मेंबर है, जिसके अंदर 5 परमानेंट मेंबर है, यूएसए, रशिया, चाइना, यूके और फ्रांस, और बाकी जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स है, मतलब जिनको चेंज किया जा सकता है। की फंक्शंस, इसका प्राइमरी फंक्शन है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करके रखना। ये डिसीजंस लेता है इन सिचुएशंस इन्वॉल्विंग वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, टेररिज्म एंड इम्पोज सैंक्शंस व्हेन नेसेसरी। इन अगर कोई भी काम करना है तो इन पांचों का एग्रीमेंट जरूरी है, किसी एक ने भी मना कर दिया तो वहीं पर काम रुक जाएगा, ठीक है। वेटो पावर, जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास एक वेटो पावर है। किनके पास है? इनके पास वेटो पावर है, ठीक है। ये जो वेटो पावर है उनको इनेबल करती है कोई भी रेजोल्यूशन को ब्लॉक करने में। मैंने कहा था ना, एग्रीमेंट जब तक नहीं होगा कोई भी काम कहीं पर भी रोका जा सकता है। ये जो एग्रीमेंट है ये ज़्यादातर एक सब्जेक्ट ऑफ कंट्रोवर्सी है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। सिग्निफिकेंस, जो यूएनएससी है वो एक इट सर्व्स एज अ एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी एंड आर्किटेक्चर। ये ग्लोबल सिक्योरिटी और आर्किटेक्चर का एक एपिसेंटर है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन मैनेजिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस मेकिंग एफर्ट्स। क्रिटिसिज्म, जो the institution faces criticism for reflecting on outdated power structure and failing to provide representative coverage in accordance with the current global realities। अब देखो, जो इंस्टीट्यूशन है इसको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि एक तो ये आउटडेटेड पावर स्ट्रक्चर पर चल रहा है। भाई 5 मेजर बना दिया जो कि दूसरों की पीस को डिसाइड करेंगे, ऐसे कैसे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? और ये एक प्रोवाइड करता है रिप्रेजेंटेटिव कवरेज को विद अकॉर्डिंग टू द, मतलब कि इसी चीज़ के लिए क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई आपको करंट ग्लोबल रियलिटीज़ के हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए, दिखाना चाहिए। ब्रिक्स, फॉर्मेशन एंड मेंबर कंट्रीज। ब्रिक्स जो है ये एक प्रोमिनेंट ग्रुपिंग कंट्रीज़ है इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की, जिसके अंदर ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका जो है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाने का, और अगर ब्रिक्स लागू हुआ तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ब्रिक को एक इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने का, ब्रिक्स की ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल कोऑपरेशन को करने का। इट एम्पलीफाइज द वॉइस ऑफ डेवलपिंग नेशंस ऑन द ग्लोबल स्टेज। न्यू डेवलपमेंट बैंक्स, ब्रिक्स जो है ये एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को। सिग्निफिकेंस, ब्रिक्स जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन इस्टेब्लिशिंग अ ग्लोबल इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम एंड serves to counterbalance the dominance of the western nations। significance for India, ब्रिक्स की मदद से इंडिया जो है अपॉर्चुनिटी पाएगी टू प्रैक्टिस इन द ग्लोबल इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, देयर बाय स्ट्रेंथनिंग द इंटरनेशनल स्टैंडिंग। यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंजिंग कॉन्फ्रेंस COP29 एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है
ठीक है, जिसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन के अंदर जो है उसकी रखी जाती है कॉन्फ्रेंस को क्लाइमेट चेंज के ऊपर। इसके अंदर जो है क्लाइमेट चेंजेस को लेकर डिस्कशंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका ये है ताकि जो ग्लोबल टेम्परेचर है जो बढ़ रहा है उसको ठीक करने के लिए, कार्बन एमिशन को कम करने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। की इशू ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट फाइनेंस एंड बैलेंसिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस। सिग्निफिकेंस, सीओपी जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी ग्लोबल एनवायरमेंटल की पॉलिसी को और यूनाइटेड नेशन को क्लाइमेट के लिए चेंज करने का, उनके अगेंस्ट फाइट करने का। इंडिया जो है वो क्लाइमेट जस्टिस के लिए और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एडवोकेट करती है और पर्टिकुलर एम्फेसिस डालती है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर कि हमें जो है इस तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए कि आगे वाली जनरेशन को भी अच्छे से उन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। इन कंक्लूजन, जो यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी काउंसिल है वो एक प्रीमियर प्लेटफॉर्म है ग्लोबल सिक्योरिटी और पीस के लिए। ब्रिक्स जो है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन है डेवलपिंग नेशंस के अंदर। देखो, ब्रिक्स एक बैंक बन जाएगा। देखो, जैसे अभी जो है सबसे जो बड़ा है वो अभी यूएस का है, ठीक है, वो डॉलर अभी सबसे ऊपर जो है इकोनॉमी में वो डॉलर है, ठीक है, और ट्रेड करने के लिए वो डॉलर में जो है सबको करते हैं कि भाई ट्रेड करना है तो डॉलर में करो। अब अगर डेवलपिंग कंट्रीज ब्रिक्स बना लेंगी तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि वो आपस में ट्रेड कर लेंगे और डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। अब यूएस से कोई नहीं खरीदेगा, तो यूएस के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और यूएस अपने हाथ पैर मारेगा इसे कम करने के लिए। लेकिन ब्रिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा हमारे भारत के लिए। कॉन्फ्रेंस जैसे कि COP29 एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में। कलेक्टिवली ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस देते हैं टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल फ्रेमवर्क एंड फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यहीं पर फाइनली आपका ये वीडियो खत्म होता है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपने ध्यान से इन्हें देखा होगा और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर ली होगी। याद रखना हमारे लेक्चर्स फ्री हैं लेकिन वेल ऑर्गेनाइज नोट्स भी अवेलेबल हैं जो आप डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक में जाके परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। एंड व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको मिलते रहे एग्जाम फोकस्ड अपडेट DU सोल को लेकर और इंपॉर्टेंट लेक्चर्स और गिव अवे विनर्स को भी। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टडी स्मार्ट एंड क्रश योर एग्जाम स्टूडेंट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड दैट्स इट फॉर टुडे।